होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, दोनों दुनिया छोड़ जाते हैं और भारत के दो अहम प्रोजेक्ट एक तरह से अनाथ हो जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इनके निधन पर आप कुछ कहना चाहते हैं एक पत्रकार की दृष्टि से, क्योंकि दोनों ही जो घटनाएं हैं उनमें बहुत तरह की थियरीज चलती हैं। कहीं उसमें एक हिंट सा मिलता है कि भाभा के इट वाज लाइक ए थ्रेट। भारत बेरोजगारी से जूझ रहा था, गरीबी से जूझ रहा था 47 में। शुरुआत 1938 में ही हो गई थी। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कमेटी थी। चाहे महालनोबिस हो, शांति स्वरूप भटनागर हो, भाभा हो, विक्रम साराभाई हो और भी जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे। विक्रम साराभाई इसी गांव के चर्च में पहुंचे थे, वहां पादरी से बात की थी, उसने कुछ हेल्प की थी, ये कहानी क्या? हमारे पास न रॉकेट्स थे, न लॉन्चिंग फैसिलिटी थी, सिर्फ ये था कि एक इरादा था। फर्स्ट सेट ऑफ 6 रिक्रूट जो तुम्बा इक्वेटोरियल रेंज का जो रिक्रूटमेंट हुआ, उनको फिर नासा भेजा गया और उसमें से एक थे डॉक्टर कलाम। लेकिन धर्म और विज्ञान बिल्कुल अलग अलग देखने वाले जो हमारे लोग हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। यस मैंने जो शर्ट उतारी है, हाँ, बनियान क्योंकि बनियान में मैं बैठा हूँ, उसका कारण ये था कि वहाँ पर ये समस्या MS स्वामीनाथन ने पेश करी, क्या हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते। देखिए हाउ MS स्वामीनाथन कोलैबोरेटिंग विद विक्रम साराभाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में रेस थी कि सबसे पहले मून पर कौन लैंड करेगा। सोवियत यूनियन से हेलीकॉप्टर लेंगे। सोवियत तो हेलीकॉप्टर था थम्बा में, तो सोवियत हेलीकॉप्टर पे उन्होंने एक अमेरिकन कैमरा फिट किया और उसमें खुद भी गए। यूरी गगारिन आए थे, उनको पब्लिक रिसेप्शन दिया गया स्टेडियम में, एंड स्पीच वाज गिवन बाय द मेयर शामनाथ, बट ड्राफ्ट वाज रिटन बाय नेहरू। बहुत अजीब सी घटना है। लेकिन 2 शर्तें सतीश धवन ने रखी कि मैं अपना जो पोजीशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ से मैं रिजाइन नहीं करूँगा। और दूसरी शर्त, बहुत बड़ी शर्त उन्होंने रखी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहीं थे। हाँ, राजीव गांधी। क्या हुआ था? आर्यभट्ट नाम क्यों रखा गया था? 3 नाम सजेस्ट करे, क्योंकि ये पहला सैटेलाइट है। एक उन्होंने सजेस्ट करा आर्यभट्ट जो एक, और दूसरा उन्होंने सजेस्ट करा था कि जवाहर। वाजपेयी जी ने इसको नेक्स्ट डे 15 अगस्त के अपने भाषण में अनाउंस किया, तो उन्होंने उसका नाम चंद्रयान रख दिया अपनी ओर से। जब उनके गांव में गया हूँ, मैंने देखा इतना छोटा सा गांव, इतनी दूर, मतलब हिंदुस्तान का वो बिल्कुल मेनलैंड इंडिया समाप्त हो गया है। सच में अभी भी मैं सोचता हूँ जब मैं वहां पहुंचा कि कोई बच्चा यहाँ बैठकर ये ख्वाब देख ले, बहुत बड़ी बात है। यह ब्रह्मांड जिसके एक छोटे से गोले पर हम रहते हैं, इसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी जो मनुष्यों का पालना है, लेकिन मानव जाति हमेशा पालने में रह नहीं सकती, ऐसा कहा था रशियन रॉकेट इंजीनियर कॉन्स्टेंटीन ने। कहीं तो बहुत सी बातें गई हैं इस ब्रह्मांड के बारे में, और इससे जुड़े सिरे तलाशने के लिए इंसान ने इस गोले से बाहर देखने की कोशिशें की हैं, और कभी जानवर भेजे, कभी खुद गया, कभी भेजे सैटेलाइट्स, कभी इस धरती की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो कभी धरती जैसी ही जिंदगी की संभावनाएं तलाशने के लिए। इस चक्कर में कई बार हिस्ट्री बनी और कई बार बनते बनते रह गई। इंडिया ने भी कोशिशें की हैं, बड़ी उल्लेखनीय हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। 7 दशकों की लंबी यात्रा है, काफी रोमांचक है, उतार चढ़ाव है इसमें। आजादी के बाद हम गरीब थे, भुखमरी के शिकार थे, फिर भी हिंदुस्तान ने हौसला किया कि वो आसमान से आगे की बात सोचे। जिन्होंने सपने को साकार किया और स्पेस प्रोग्राम्स को आकार दिया, आर्यभट्ट से शुरू किया, चंद्रयान मंगलयान तक पहुंचे, गगनयान तक भी, स्पेस स्टेशन तक भी, वो कौन थे, क्या उनकी सोच थी, आज इस बारे में बात करेंगे। और पढ़ाकू नितिन में हमारे आज के मेहमान हैं भारत की अंतरिक्ष यात्रा को 4 दशकों तक कवर करने वाले अवार्ड विनिंग सीनियर साइंस जर्नलिस्ट और ऑथर दिनेश सी शर्मा। आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मेडिसिन, एनवायरनमेंट से जुड़े विषयों पर 40 सालों के करीब रिपोर्टिंग की है, आपका गाढ़ा अनुभव है, और आपकी किताब है मेरे पास जिसका नाम है स्पेस द इंडिया स्टोरी, ब्लूम्सबरी ने से छापा है। ये रही किताब। इसमें इसरो की स्थापना, उससे पहले के प्रयास, देश दुनिया भर में जो कुछ हुआ है, उसे बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपने पेश किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल यही है सर, जैसा मैं बता रहा था कि भारत बेरोजगारी से जूझ रहा था, गरीबी से जूझ रहा था 47 में, फिर भी हमने कोशिशें की कि हम इस फील्ड में भी कुछ जरूर करें जैसे बाकी फील्ड्स में कर रहे थे। शुरू कैसे हुआ? क्योंकि एक तरफ अमेरिका भी कोशिश कर रहा था, सोवियत यूनियन भी, तो इंडिया ने क्या किया? नहीं, काफ़ी रोचक प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है जिसके
बारे में लोगों के मन में कई धारणाएं हैं, क्योंकि चांद, सूरज, सितारे सभी देखते हैं और हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक विज्ञान के क्षेत्र के रूप में इसका उभरना, जैसा कि कुछ मूलभूत प्रश्न है कि कैसे पृथ्वी बनी, या कैसे ये इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वैज्ञानिक इन अभियानों के द्वारा खोजने की कोशिश करते हैं। और भारत ने इसकी शुरुआत बहुत जल्दी कर दी, इन द सेंस कि उसको हम एक ब्रॉडर पिक्चर के रूप में देखना पड़ेगा। अंतरिक्ष को हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, जैसा कि आपने कहा कि हमारी कई समस्याएं थी। लिटरेसी रेट हमारा सिर्फ 20% था, 80% लोग इलिटरेट थे, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था और आम बीमारियों से भी लोग मरते थे। तो इस तरह की कई समस्याएं थी। एक जो 200-300 साल का जो कॉलोनिज्म की हिस्ट्री रही, उससे हम निकल के आ रहे थे। तो ऐसे में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना बहुत कठिन था। लेकिन इसकी शुरुआत 1938 में ही हो गई थी। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कमेटी थी। अच्छा। 38 में। तो उसमें ये परिकल्पना की गई थी कि कैसे हम देश को विकसित करेंगे जब भी हम आज़ाद होंगे। तो एक नेशनल प्लानिंग की एक योजना बनाएंगे और उसमें कई सब कमिटीज़ थे, 10, 15, 20 सब कमिटीज़ थे, जो देख रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में क्या होना चाहिए, इरिगेशन में क्या होना चाहिए, कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो इस तरह की एक बहुत बड़ा एक प्लान बनाया। और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी की खूबी ये थी कि इसमें न सिर्फ पॉलिटिशियंस थे, बल्कि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, जो समाजशास्त्र से जुड़े हुए लोग थे, ये सब इसके मेंबर्स थे। विश्वेश्वरैया से लेके सब बड़े बड़े लोग इसके मेंबर्स थे, और सारे आपके बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट इसके मेंबर्स थे, ताकि इसका ये मानना था कि किस तरह नेशनल डेवलपमेंट हो और कैसे हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं और उसमें विज्ञान की क्या भागीदारी हो। तो एक जो परिकल्पना थी, एक 10 साल पहले से शुरू हुई, और उसके रिपोर्ट्स आज भी अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि किस तरह की प्लानिंग, किस तरह की सोच उस समय भी थी कि हम देश आज़ाद, क्योंकि 37 में कुछ प्रोविंशियल सरकारें बनी थी, तब ये हुआ था कि क्यों नहीं हम प्लान डेवलपमेंट की ओर जाएं। तो ये प्रक्रिया चली और उसमें कई रिपोर्ट्स निकल के आए। तो जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो निश्चित रूप से ये एक बात थी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हम नेशनल डेवलपमेंट के रूप के एक इनपुट के रूप में उसका इस्तेमाल होगा। तो एक बहुत बड़ा विजन था कि यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और उसका नेशनल डेवलपमेंट के रूप में होगा, ताकि हम अगर बांध बना रहे हैं तो उसमें भी विज्ञान और इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अगर हमें दवाएं बनानी है तो उसमें भी इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारे दवाएं जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट होती थी। तो हर फील्ड का उसमें एक समावेश था, और वो एक ब्लूप्रिंट तैयार था जब हम 47 में आज़ाद हुए। वाह सर। तो उसमें एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स का एक रीऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा था कि जैसे CSIR बनेगा, और जो हमारे ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स थे उनको कैसे हम रिफॉर्म करें, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उनमें विषय कुछ अलग पढ़ाए जाते थे, जैसे इरिगेशन हुआ या रेलवे हुआ या उस टाइप की इंजीनियरिंग होती थी। नई टाइप की इंजीनियरिंग एजुकेशन कैसे आगे बढ़े। और विज्ञान के जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसमें हम आगे थे आज़ादी के पहले भी, क्योंकि नोबेल प्राइज़ हमें मिल चुका था 1947 के पहले विज्ञान का, जो CV रमन का था। तो लेकिन जो वैज्ञानिक शोध होता था वो यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा था, लैब्स हमारे कम थे। तो जो फंडामेंटल साइंस था उसमें हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे, लेकिन उस साइंस को अप्लाई कैसे किया जाए और उसके लिए क्या ज़रूरत है, साइंस को हम टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उस नॉलेज का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये एक कल्पना 1947 के बाद हुई। और उसके लिए कई वैज्ञानिक विभाग बनाए गए और कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, ये सब सोचना शुरू हुआ। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो हमें लगा कि भाई हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि जो टेक्निकली या साइंटिफिकली ट्रेन्ड मैन पावर की कमी थी। जो भी वैज्ञानिक थे जो हमारे संस्थाओं से निकल के आ रहे थे या यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे थे, वो एक टेक्नोलॉजिकल उनका बेंट ऑफ माइंड नहीं था, दे आर मोर फोकस्ड ऑन फंडामेंटल साइंस। तो हमें अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए थे, तो इसलिए IITs
की स्थापना हुई, वो एक अलग कहानी है कि कैसे IITs बने, किन किन देशों से हमने सहायता ली। हाँ। तो एक नॉलेज सेंटर्स बनने चाहिए, वो एक शुरू हुआ। और रिसोर्सेस के लिए हमें ये भी था कि जैसे होमी जहांगीर बाबा की बात होती है या विक्रम साराभाई की बात होती है, वो सब बाहर से पढ़कर आए थे, तो इनका फ़ायदा भी हमें इस ऐसे मिला कि उनके एक जो ग्लोबल नेटवर्क से वो लोग जुड़े हुए थे। उस टाइम के जो भी हमारे वैज्ञानिक थे, चाहे महालनोबिस हो, शांति स्वरूप भटनागर हो, भाभा हो, विक्रम साराभाई हो, और भी जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे, क्योंकि उन बाहर से पढ़कर आए थे, उनको एक्सपोजर था, और दे आर पार्ट ऑफ ए साइंटिफिक कम्युनिटी जो एक ग्लोबल थी, तो उसका उन्हें फ़ायदा मिला। जैसे भाभा ने एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट्स जब शुरू किया, तो हमारे मतलब आज़ादी के 1 महीने पहले ही एक कंसाइनमेंट न्यूक्लियर फ्यूल का कनाडा से उन्हें प्राप्त हो गया था। तो वो एक चाह रहे थे कि उसमें हम शुरू कर सकते हैं ना एक रिसर्च के लिए। तो उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उसके पहले ही उन्होंने नेहरू से एक लेटर लिखवाया कि ब्रिटिश और कैनेडियन उनको कि हमें ये फ्यूल चाहिए, और वो उन्होंने दिया। तो एक कोऑपरेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन उस तरह से मिला, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम थे। हर चीज़ हम अपने आप, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि बिल्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल अब ज़ीरो से अब स्टार्ट करें तो कैसे करें। तो हमें लोग चाहिए थे, ट्रेन लोग चाहिए थे, इसके लिए बाहर ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजा गया। तो इस तरह से एक नेटवर्क बिल्ड हुआ, रिसोर्सेज की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो उसी क्रम में एक इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट्स में हम हिस्सा लेने लगे। तो 1957 में एक प्रोग्राम था कि इंटरनेशनल जियोफिज़िकल ईयर मनाया गया था। 2 साल का ये प्रोग्राम था कि उसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि कैसे जो हमारी पृथ्वी के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कैसे स्टडी करें। आप इमेजिन करिए कि 1957 तक कोई सैटेलाइट नहीं था, तो उसको हम एटमॉस्फेयर को कैसे स्टडी करें और उसका इंट्रैक्शंस क्या हैं और उसका पृथ्वी पर क्या असर हो रहा। तो जियोफिज़िकल ईयर में विश्व के सब साइंटिस्ट, उसमें कई देशों के लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे, और भारतीय डेलीगेशन भी उसमें गया हुआ था। तो वहाँ पर ये एक बात आई कि क्यों नहीं हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित की जाए जो पृथ्वी के आसपास का जो पैरामीटर्स है उसका एक डाटा कलेक्ट करे और उसका हम शोध आगे बढ़ाएं। तो एक उसमें ये वहाँ से ये आइडिया निकल के आया कि क्यों नहीं एक सैटेलाइट बनाएं। जब तक हम चेक पृथ्वी का सैटेलाइट कौन सा है, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि क्यों नहीं हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का निर्माण हो, और वहाँ से ये पूरा ग्लोबल जो स्पेस रेस है 1957 के बाद शुरू हुई। और इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि इसरो 1969 में बना, लेकिन जो इसरो या स्पेस की जो विश्व में जो एफर्ट्स हो रहे थे उसकी जो प्रक्रिया थी उसमें हम शुरू से ही शामिल थे। 1957 से ही भारतीय वैज्ञानिक उन सब जो साइंटिफिक डेलिब्रेशंस हो रहे थे उसमें शामिल थे। तो वहाँ से ये निकल के आया कि क्यों नहीं एक सैटेलाइट बने। फिर अमेरिका ने उसमें स्टार्ट किया, रशिया ने सबसे पहला सैटेलाइट भेजा, फिर अमेरिका। तो एक दोनों इन जो 2 सुपर पावर्स थे उसमें एक रेस सी शुरू हो गई, और फिर दूसरे देश भी उसमें शामिल हो गए। और उसी से निकल के आया कि क्यों नहीं एक स्पेस रिसर्च की कमेटी हर देश में बने। और विक्रम साराभाई, क्योंकि वो 1957 से उसमें जुड़े हुए थे, और एक जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनी। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मल शुरुआत हुई स्पेस रिसर्च की 1963 से। मतलब ये है कि आप सुनकर ये लगता है कि भाई भारत इस मामले में कम से कम पहले से विजनरी था। इनफैक्ट आप 1937 की बात कर रहे हैं, तो मैं तो सोच रहा था 47 से शुरू कुछ हुआ हो, बट हम 10 साल पहले से सोचने लगे थे कि अगर देश कभी आज़ाद होगा तो ये जो फील्ड है या छूते ना रह जाएं। मतलब पॉलिटिकल बातें बहुत ठीक हैं, लोकतंत्र आना चाहिए, सरकारें बननी चाहिए, पर इस पर क्या हो। केरल के त्रिवेंद्रम में थुम्बा नाम का छोटा सा गांव, जो छोटा सा रहा नहीं एक बड़ी घटना के बाद, देश का पहला रॉकेट लॉन्च हो यहाँ पर, ये उपयुक्त जगह क्यों मानी गई, उस गांव को क्यों माना गया। हमने कुछ वेब सीरीज भी देखी हैं, उसमें भी उसको दिखाया है। विक्रम साराभाई इसी गांव के एक चर्च में पहुंचे थे, वहां पादरी से बात की थी, उसने कुछ हेल्प की थी। ये कहानी क्या थी? नहीं, बहुत ही मतलब जब ये है कि कोई प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है। ऑफिशियल हिस्ट्रीज में ये होता है कि एक पर्टिकुलर डेट को एक संस्था बनी और वहाँ से काम शुरू हो गया, ऐसे नहीं होता। उसके प्री हिस्ट्री बहुत लंबी होती है। और जो आपने कहा कि
तुम्बा के सिलेक्शन से वो बात शुरू होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक इंटरनेशनल एफर्ट था आउटर स्पेस को स्टडी करने के लिए, और उसमें भारत भी एक हिस्सा बना। और यूएन का भी एक सजेशन था कि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ से हम अच्छी तरह से एक आउटर एटमॉस्फेयर को, अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं। स्पेस की बात नहीं हो रही थी, एक अपर एटमॉस्फेयर, एक जो प्लेन्स हमारे उड़ते हैं उसके ऊपर के जो लेयर है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो उनको स्टडी करने का एक प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाया गया। इक्वेटर के पास जो क्षेत्र हैं बहुत ऐसे, क्योंकि अगर समुद्र के बीच में इक्वेटर पास हो रहा है तो वहाँ हम जाके नहीं कर सकते, तो लेकिन जो लैंड पर इक्वेटर के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये स्टडीज़ हो, तो उसमें कुछ आइडेंटिफाई किया गया। तो भारत ने प्रपोज किया कि हम भी उसमें एक हिस्सा बनेंगे। ये शायद भूमध्य रेखा कहते हैं इक्वेटर को, लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल भूमध्य रेखा है उससे एक अलग क्षेत्र होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ये स्टडीज़ मैग्नेटिक इक्वेटर के पास उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उसके जो क्षेत्र मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पर यह स्टडी हम कर सकते हैं। तो जब स्थानों की खोज होने लगी तो लगा कि ये केरल में ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जो लैंड के पास भी हो, मतलब ओवर लैंड हो, लेकिन समुद्र के पास भी हो, क्योंकि अगर हम रॉकेट वहाँ से लॉन्च करेंगे तो उसके अवशेष नीचे गिर सकते हैं। तो ये भी एक उसमें पैरामीटर था कि ऐसे क्षेत्र हों जो लैंड पर हों लेकिन ज़्यादा हैबिटेट वहाँ पर ना हो, लोग न रहें, पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो ताकि नुकसान हो। तो इस तरह से ये खोज में केरल और 2-3 जो केरल और कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है उसको इसमें उपयुक्त पाया गया। और फिर सर्वे हुआ और वहाँ पर गए और किस तरह से वो उसका आइडेंटिफाई किया गया। छोटे प्लेन में उन्होंने सर्वे किया, देखा कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और जो जगह उपयुक्त पाई गई उसमें तुम्बा था, क्योंकि एक हैबिटेशन था, लोग थे, मछुआरे रहते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। जो बनिस्बत जो दूसरा क्षेत्र उन्होंने देखा कि क्विलोन एक और शहर है वहाँ ज़्यादा लोग थे, तो इन्होंने तुम्बा को चुना। और फिर ग्राउंड फैसिलिटीज़ तो चाहिए थी कि भाई वहाँ पे कैसे सेटअप करें, और कुछ टाइम की भी कमी थी इन द सेंस कि भाई कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो रॉकेट छोड़े जाने थे। दे आर नॉट रेगुलर रॉकेट बट साउंडिंग रॉकेट्स उनको कहते थे, जिसमें रॉकेट और पेलोड एक ही होता था और जो डाटा कलेक्ट करके उसको टेलीमेट्री के द्वारा नीचे भेजा जाए। तो हमारे पास न रॉकेट्स थे, न लॉन्चिंग फैसिलिटी थी, सिर्फ ये था कि एक इरादा था और एक जो नॉलेज है वो थी कि हम यहाँ से ये कर सकते हैं। तो इसलिए तुम्बा का सिलेक्शन हुआ और फिर रॉकेट्स अमेरिका से आए, लॉन्चिंग पैड भी हमें कहीं और से मिला, रशियंस ने हमारी मदद की। तो ये तुम्बा को एक फिर हमने एक यूएन फैसिलिटी के रूप में उसको डेवलप किया गया कि भाई क्यों नहीं हम इसको फ़ायदा उठाएं कि भाई यूएन फैसिलिटी हो। और उसका 2-3 फ़ायदे ये हुए कि एक तो हमें अलग अलग देशों से सहायता मिल गई, और ये अब देखिए कि 60s कोल्ड वॉर का ज़माना था, लेकिन वहाँ पर रशियन साइंटिस्ट भी थे, सोवियत साइंटिस्ट भी थे, और अमेरिकन भी थे, फ्रेंच भी थे, और कई लोग आए। तो एक इंटरनेशनल फैसिलिटी होने का हमें ये फ़ायदा मिला कि एक अब देखिए कि नॉलेज एक्सचेंज कैसे होती है। हम 2 लोग मिलते हैं तो नॉलेज एक्सचेंज होती है। आज हम इंटरनेट पे जाके हम सर्च कर सकते हैं, बट 60s की बात है जब नॉलेज एक्सचेंज का ज़रिया सिर्फ लोगों से मिलना ही था, या आप किसी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, लोगों को सुनेंगे, प्रेजेंटेशन होगा, या किसी से बात होगी, या किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तभी आपका नॉलेज एक्सचेंज हो हर विषय पर सकता है। किताब तो सब नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल। और ये ऐसा विषय था जो इवॉल्व हो रहा था उस समय। तो हमें फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि अलग अलग देशों के वैज्ञानिक वहाँ आए, तो एक नेटवर्क उनका भी बना और हमें उसका भी नॉलेज एक्सचेंज का भी फ़ायदा हुआ। तो 63 से लेकर के 69 तक का जो पीरियड है बहुत ही क्रूशियल इन द सेंस ऑफ डेवलपिंग द मैन पावर फॉर फ्यूचर स्पेस रिसर्च। तो जो एक दिन की तो बात है। बिल्कुल। तो साराभाई ने ये उसका किया कि भाई उन्होंने अब लोग कैसे आए, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हमें चाहिए थे। और तब भी यही था कि लोग पढ़ के बाहर चले जाते थे, तो हमें पता था कि बाहर हमारे वैज्ञानिक कुछ काम कर रहे हैं, उनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो साराभाई ने अमेरिकन और ब्रिटिश और जो हमारे जहाँ भी हमारे एम्बेसीज़ और हाई कमीशंस हैं वहाँ पे उनकी मैगज़ीन निकलती थी, जो इंडियन शायद वहाँ पढ़ते होंगे। तो उस मैगज़ीन में उन्होंने इश्तेहार दिया कि भारत एक
स्पेस रिसर्च का एक संस्थान बनाने जा रहा है, उसके लिए हमें कुछ ब्राइट यंग इंडियन साइंटिस्ट की ज़रूरत है। और वो इश्तिहार देखा और वो अमेरिका वाशिंगटन में रहे कुछ दिन, कुछ लोगों ने इसको रेस्पॉन्ड किया। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ रिक्रूटमेंट उन्होंने किया वो वहाँ पर उन्होंने किया जो साइंटिस्ट आए। तो जो शुरू की जो टीम थी उसमें सारे वो लोग थे जो उन्होंने रिक्रूट वहाँ से किया, जो केम बैक। उसमें से बाई चांस एक दो लोग नासा के उसमें भी काम कर रहे थे, वो भी आए। और एक तरीका ये होगा कि कुछ उनको एक्सपोजर था, उसका हमें फ़ायदा मिला। और दूसरा तरीका जैसे मैंने कहा कि हम ट्रेनिंग के लिए दूसरे लोग जगहों पर भेजते थे। और ये वो भी ज़माना था कि जब पीपल और कंट्रीज आर नॉट वेरी क्लोज्ड। स्पेस को एक एज ए ग्लोबल रिसोर्स माना जा रहा था कि भाई उसका सभी को फ़ायदा मिले और क्यों नहीं कोऑपरेशन हो, वो सारी बातें भी थी, क्योंकि अपने दम पे अकेले कोई कर नहीं रहा था। और अमेरिका भी ये चाह रहा था कि हम कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ की मदद करें, क्योंकि जो 60s में जिन जिन कंट्रीज़ ने स्पेस प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे जर्मनी हुआ या यूरोप के और भी देश हुए या ब्रिटेन हुआ, उन सब को अमेरिका ने मदद की। तो दे आर ओपन। इस तरह उसी तरह से सोवियत रशिया वाज हेल्पिंग सारे ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ को। तो एक स्पेस और जियोपॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रिश्ता है। बिल्कुल। तो उसका हमें फ़ायदा मिला कि हमें दोनों तरफ से भी हेल्प मिली, क्योंकि इंडिया वाज नॉट, पीपल आर स्टिल मेकिंग आउट कि इंडिया किस तरफ है ना 60s में ना। पीपल आर हैविंग डाउट्स कि भाई क्या आप रशियन ब्लॉक में हो या अमेरिकन ब्लॉक में, वो चल रहा था। तो कोल्ड वार का जो ये इन्फ्लुएंस करने का जो तरीका था उसमें हमें फ़ायदा मिला। और फर्स्ट सेट ऑफ 6 रिक्रूट जो तुम्बा इक्वेटोरियल रेंज का जो रिक्रूटमेंट हुआ, 6 लोग उसमें थे। दे आर ऑल हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। उनको फिर नासा भेजा गया और उसमें से एक थे डॉक्टर कलाम। वन ऑफ द फर्स्ट रिक्रूटमेंट्स ऑफ साराभाई वाज डॉक्टर कलाम, जो अमेरिका से कुछ 4-5 लोग आए थे। देन फिर उन्होंने इंडिया में रिक्रूट किया, उसमें डॉक्टर कलाम थे और 6 लोगों को वहाँ भेजा गया जस्ट टू सी कि भाई कैसे एक स्पेस फैसिलिटी हो सकती है, कैसे रॉकेट्स लॉन्च के क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती है, जस्ट टू सी एंड एक्सपीरियंस ना, इस तरह से। तो जो ये कोर टीम जो 69 इसरो के बनने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 69 में फॉर्मल इसरो बना, तो ये सारी प्रक्रिया तब चली। उस चर्च की कहानी में पूछ रहा था, वो चर्च और पादरी। चर्च की कहानी भी भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर हम रातों रात जाके बिल्डिंग बनाने का तो काम नहीं है। एक तो स्पेस रिसर्च का कोई अलग बजट भी नहीं था। ये एटॉमिक एनर्जी के हिस्से में ही था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ही ये साराभाई काम कर रहे थे। और साराभाई का अपना इंस्टीट्यूट था, फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं था। सो बट ही वाज हेड ऑफ द स्पेस रिसर्च। तो एटॉमिक एनर्जी के बजट से ही उनको पैसा मिलता था। तो सो ही हैड टू इकोनॉमाइज कि हमें कम से कम कैसे करें। तो क्योंकि बहुत जल्दी ये करना था, तो उन्होंने देखा कि चर्च के कंक्रीट बिल्डिंग है और पादरी का निवास भी वहीं पर है। सो ही अप्रोच्ड द आर्क बिशप, हेड ऑफ द चर्च, कि भाई दिस इज़ द कॉज ऑफ साइंस, जिसका सारी मानवता को फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से उन्होंने उनको कहा। तो ही सेड या बट लोग डिस्प्लेस भी होंगे, तो हम कैसे कन्विंस करें। तो ही सेड आप संडे है या फ्राइडे शायद मिले होंगे, तो ही सेड यू कम फॉर द संडे मास, देन विल टॉक। तो वहाँ पे उन्होंने चर्च में उन्होंने पादरी ने कहा कि भाई ये विक्रम साराभाई हैं और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा विज्ञान का केंद्र बनाना चाह रहे हैं जिसका सभी को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए मैं अपना खुद घर भी दे रहा हूँ और ये चाहते हैं कि इस चर्च का भी उसमें इस्तेमाल हो। और पीपल एग्रीड, आई मीन जैसे लोगों ने कहा, और वहाँ से फिर। लेकिन धर्म और विज्ञान को बिल्कुल अलग अलग देखने वाले जो हमारे लोग हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। यस बिल्कुल। शुरू में हम चर्च और पादरी को कन्विंस कर रहे हैं और हो रहे हैं कि नहीं ठीक है करोगे। तो फिर मछुआरों को भी वहाँ पे नुकसान हुआ, इन द सेंस कि भाई जब भी लॉन्च होता था उस दिन उनका काम रुकता था। ये सारी बातें फिर कन्विंस करनी पड़ी थी। एक जो पिक्चर अक्सर हम देखते हैं कि जो साइकिल पर एक रॉकेट को हमको लेके जा रहे हैं, मशहूर फोटो है। और हेनरी कार्तियन ब्रसों की है, वो उन्होंने वो कुछ शूट वहाँ पे किया था। तो डॉक्टर कलाम और अरवमुदन एक साइंटिस्ट थे जो चर्च में
बैठ करके वो काम कर रहे हैं। और इमेजिन कि किस तरह से वो परिस्थितियां थी कि भाई देयर वाज नॉट, फॉरगेट अबाउट एसी, एक फैन भी उस चर्च में उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि आपकी किताब में है फोटो। हाँ बिल्कुल, ये दोनों चर्च में बैठे हुए हैं। और मुदन ने अपनी बायोग्राफी में भी, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने जो शर्ट उतारी है, हाँ, बनियान क्योंकि बनियान में मैं बैठा हूँ, उसका कारण ये था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो दूर की बात है, हमारे पास एसी और फैन भी नहीं थे। तो इस जो शुरुआती दौर था वो बड़ा मुश्किल था, और लोगों में डेडिकेशन था मेरे ख्याल से, ये ज़रूरी है कि, और वो लोग बने रहे, बाहर भी जा सकते थे, कई जगह से उनको ऑफर्स आते थे, पीपल कुड हैव गॉन, बट उनका एक डेडिकेशन था, और फर्स्ट अपने देश के लिए करें, अपने देश के लिए करें, और एक नई अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, और उस समय क्या था कि सारा भाई ने उनको कैसे कन्विंस किया कि मेरा ये सपना है कि भारत एक अंतरिक्ष प्रोग्राम बनाए। आज अगर हम बोलें कि इसरो ज्वाइन होने के लिए कोई तैयार है, तो कई लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दे नो कि इसरो क्या है। अब तो लाइन लग जाएगी। बट उस टाइम में जब आपके पास एक रॉकेट भी नहीं था, कोई बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, टू सेल दैट आइडिया, टू सेल ए ड्रीम कि भाई ऐसा हो सकता है। सही बात है। तो किसी ये एक व्यक्ति से तो होता नहीं, बिल्कुल। ऑब्वियसली उसे पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए, उसे भाई उसमें बजट भी चाहिए, और पता नहीं भारत किस दिशा में जाएगा, इतना पैसा नहीं है, सरकार पता नहीं किस मूड में चलेगी, फिर बाद में पैसा देगी नहीं देगी, लेकिन तब बड़ी हिम्मत से लोगों ने काम किया। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना विक्रम साराभाई की भूमिका पर भी और प्रकाश डालें, क्योंकि ठीक है कुछ फिल्में आती हैं, वेब सीरीज भी आती हैं, लेकिन बहुत बड़ा रोल है जो कई बार उस तरह से रेखांकित होता नहीं। बिल्कुल, अगर हम बहुत ही नॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं शब्द विजनरी, हाँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि विजनरी शब्द का इस्तेमाल अगर कर सकते हैं अंतरिक्ष के मामले में, तो इट गोज़ टू साराभाई। क्योंकि देखिए, टू थिंक ऑफ ए प्रोग्राम कि अब हम अंतरिक्ष में रिसर्च शुरू करेंगे और आगे योजना बनाएंगे, और उसको जो नेशनल गोल्स हैं उससे कनेक्ट करना, क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि उस समय क्रिटिसिज्म नहीं होता था, सारे अखबारों में कार्टून्स होते थे, पार्लियामेंट में कई क्वेश्चंस उठाए जाते थे कि भाई है, तुम्हें चांद पे जाना है। एक बहुत बड़ा शंकर का शायद कार्टून है, हाँ, कि वो भाभा के ऊपर एटॉमिक एनर्जी, एक बैलगाड़ी जा रही है और उसके पहिए की जगह जो एटॉमिक एनर्जी का साइन होता है ना, जो हाँ, जो आज उनका एम्बलम भी है एटॉमिक एनर्जी, तो वो लगा हुआ है। तो भाई बैलगाड़ी इस अजीब तरह के पहियों से कैसे चलेगी, एटॉमिक एनर्जी से बैलगाड़ी तो नहीं चल सकती। तो इस तरह का बहुत पब्लिक क्रिटिसिज्म होता था। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, नेहरू का विजन था तो सब कुछ एवरीबॉडी वाज कन्विंस्ड, इट्स नॉट लाइक दैट। साहा जो खुद साइंटिस्ट, ही वाज ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ नेहरू एंड भाभा, अच्छे प्रश्न उठते थे। तो पार्लियामेंट वाज ए बिग हैड टू बी कन्विंस्ड। आपको हर टाइप का बजट चाहिए होता था, इतने सारे चीज़ें हो रही थी। 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमारी इतनी बड़ी समस्या थी, वो एक चल रहा था पैरेलल में, कि भुखमरी हो और आप अंतरिक्ष में जाने की सोच रहे। तो ऐसे में पॉलिटिकल लीडरशिप को कन्विंस करना कि हम एक नई वो करेंगे। तो साराभाई को विजनरी मैं इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने एक विजन दिया कि कैसे हम अंतरिक्ष विज्ञान का इस्तेमाल देश के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, नौकरियां मिलेंगी, नौकरी के लिए कर सकते हैं, इलिटरेसी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। ये एक विजन उन्होंने उस समय बनाया जब हमारे पास ना कोई रॉकेट था, ना सैटेलाइट था, ना कोई लॉन्चिंग स्टेशन था। सही। तो 71 में उन्होंने एक पेपर लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ही था तब भी, कि व्हाट इज़ द इसरोज विजन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे को वी नीड ए नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो बाद में इनसैट बना, वी नीड ए रिसोर्स प्लानिंग सैटेलाइट जो बाद में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना, और इसका हम इस्तेमाल ब्रॉडकास्टिंग के लिए कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए कर सकते हैं। जो हमारी समस्याएं थे उनसे उन्होंने कनेक्ट किया, और जो ब्लूप्रिंट बना कि 71 से लेके हम 81 तक ये करेंगे। ही डाइड इन 71, एंड ऑफ 71। सो ये जो ब्लूप्रिंट बना, तो उन्होंने जो योजना बनाई और कैसे उसको करना, उसके लिए बैकवर्ड्स उन्होंने क्लियर कहा था कि भाई हमारे पास ऐसा कोई विजन नहीं है। आज के संदर्भ में वो गलत हो सकता है कि हम चांद पर जाना नहीं चाहते, हम
वी डोंट हैव एनी फैंटेसी ऑफ सेंडिंग ह्यूमंस टू अदर प्लैनेट्स, ये उन्होंने कहा था, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि तब जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में रेस थी कि सबसे पहले मून पर कौन लैंड करेगा, तो उनका ये कहना था कि हम वो नहीं करना चाहते, वी वांट टू यूज इट फॉर नेशनल, हम उस वॉर में नहीं है, तो ये मत समझिए कि हम बिल्कुल बेमतलब खर्चा कर रहे हैं ताकत दिखाने के लिए। तो ये उन्होंने कन्विंस किया। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में शायद किताब में भी है कि कैसे, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स तब तक नहीं थे, आज तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन पे हम रिमोट सेंसिंग डेटा, आपको हर जगह का पिक्चर मिल सकता है। दैट फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वर इन द मेकिंग। तब उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसका फ़ायदा उठाएं, बट उसके लिए उन्हें कन्विंस करना था पॉलिटिकल लीडरशिप को कि इसमें हम इन्वेस्ट करें। तो अब कैसे किया जाए, हमारे पास कोई सैटेलाइट तो था नहीं, बट एक हेलीकॉप्टर था जो तुम्बा में रशिया ने दिया था, जो उसके लिए इस्तेमाल होता था रिकॉनेसेंस के लिए, तो उसको उन्होंने लिया। और अमेरिका से एक, नासा से एक कैमरा मंगाया गया जो कि उस पर फिट करके उसकी एरियल फोटोग्राफी ले सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया कि एक रशियन सोवियत यूनियन से हेलीकॉप्टर लेंगे, सोवियत तो हेलीकॉप्टर था थम्बा में, तो सोवियत हेलीकॉप्टर पे उन्होंने एक अमेरिकन कैमरा फिट किया और उसमें खुद भी गए और 2-4 जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, क्योंकि एक समस्या ये थी कि कुछ एक डिजीज़ थी जो कोकोनट प्लांटेशन में वहाँ पे केरल में चल रही थी, तो उसको क्या हम एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिजीज़ होने वाली है। ये समस्या MS स्वामीनाथन ने पेश करी, क्या हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते। देखिए हाउ MS स्वामीनाथन कोलैबोरेटिंग विद विक्रम साराभाई, ये भी एक कैसे वैज्ञानिक सोच मिलती है ऐसे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया कि क्यों नहीं हम एरियल सर्वे करें, तो और क्या हम उससे पता कर सकते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं जो शायद आगे जाके उनमें बीमारी डेवलप हो सकती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, एरियल फोटोग्राफी की कुछ दिनों के लिए, और उसमें उन्हें लगा कि कुछ प्लांट्स में जो टॉप लीव्स हैं उसमें कुछ चेंजेस उनको नज़र आए। उस डाटा को इंटरप्रेट किया गया और फिर पाया गया कि वाकई में उनमें डिजीज़ कुछ महीनों बाद डेवलप हो गई। तो एक ये एक्सपेरिमेंट था, तो उसके रिज़ल्ट इंदिरा गांधी को पेश किए गए कि भाई ये एक रिमोट सेंसिंग एक नया फील्ड उभर कर आ रहा है और ऐसे इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको कन्विंस किया गया कि वी शुड हैव ए इंडियन रिमोट सेंसिंग, कि उसमें फिर इन्वेस्टमेंट हुआ और फिर रिमोट सेंसिंग सेंटर बना। सैटेलाइट तो खैर बहुत बाद में बना, लेकिन तो उसकी जो सैटेलाइट एप्लीकेशंस की उनके दिमाग जो उसका थ्रस्ट था ना कि भाई कैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी को हम एप्लीकेशंस उसमें कैसे कर सकते हैं। साइड टेक था बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न जो अमेरिकन सैटेलाइट था, और कुछ गाँवों में डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग से एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिखाए गए, तो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। रिमोट सेंसिंग के लिए हो सकता है। तो सैटेलाइट्स और रॉकेट तो हमारे बहुत बाद बने। फर्स्ट रॉकेट तो हमारा 1980 में SLV बना, उसका टेस्ट हुआ, लेकिन जो एप्लीकेशंस की प्लानिंग थी, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उनका विजन था साराभाई का। वाह। पहला सफल रॉकेट लॉन्च हुआ और केरल विधानसभा को 20 मिनट के लिए रोक दिया गया। सबने देखा और किसी को यदि तब मालूम नहीं था, लेकिन इस लॉन्चिंग के बाद मालूम चला कि हाँ, हम कुछ कर तो सकते हैं। इस लॉन्चिंग ने कितना सीन बदला हिंदुस्तान में, इन चीज़ों को लेकर देखने का नज़रिया कितना बदला? मतलब बज़ था, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी बहुत हो जाता है। नहीं, बज़ जरूर था, बहुत ज़्यादा बज़ था। रादर मुझे लगता है कि छोटे से भी साइंटिफिक डेवलपमेंट पे काफ़ी बज़ होता था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। जबकि हालांकि प्रिंट में ही था, हाँ, रेडियो टेलीविज़न वाला भी था, लेकिन इसका बज़ ज़रूर था कि भाई कुछ हो रहा है, नई तकनीक आ रही है। तुम्बा पे जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में भी फीचर्स किए गए, तो ज़रूर इसका बज़ था। और उसका ये भी एक कारण था कि पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेने की जो उनकी योजना थी कि भाई अगर असेंबली के सभी मेंबर्स बाहर आकर देख रहे हैं तो उनके लगे कि भाई इन देयर माइंड कि भाई या साइंस हैज़ सम पोटेंशियल इन दिस कंट्री, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। जिस तरह से हमारा लिटरेसी लेवल था, जिस तरह से हमारी समस्याएं थी, उससे जूझने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप और इन जनरल पॉलिटिकल क्लास को कन्विंस करना। जैसे मैंने लिखा है कि
आर्मस्ट्रॉन्ग आए थे या रॉक सैंपल्स यहाँ आए थे, उन्हें जगह जगह घुमा, मून के जब सैंपल्स यहाँ आए थे उन्हें जगह जगह घुमाया गया। उस पर आऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सब एक साइंटिफिक अवेयरनेस की बात थी। तब ये नहीं था कि हम भी एक दिन चंद्रयान भेजेंगे, ये किसी के दिमाग में नहीं था। लेकिन ये एक क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक अवेयरनेस की बात थी। जगह जगह उनके टॉस किए गए। नेहरू हेल्ड ए स्पेशल रिसेप्शन फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। जब ये अपने यूरी गगारिन आए थे उनको पब्लिक रिसेप्शन दिया गया स्टेडियम में, एंड स्पीच वाज गिवन बाय द मेयर शामनाथ, बट ड्राफ्ट वाज रिटन बाय नेहरू। आपकी किताब में उन्होंने लिखा है, जो आर्काइव्स में मैंने बहुत अजीब सी घटना है, लेकिन कि देखा कि भाई वो ही वाज सो इन्वॉल्व्ड। भाई यूरी गगारिन तीन मूर्ति में रह रहे हैं एज ए हाउस गेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट इन ए होटल, हाउस गेस्ट बन के रह रहे थे। तो ये एक बड़ी बात है मेरे ख्याल से। जो इससे मैसेज ये जाता है कि या साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये उनका मैसेज था। क्योंकि उनका हमेशा एक साइंटिफिक टेम्पर पे स्ट्रेस था कि एक वैज्ञानिक सोच कैसे डेवलप हो, प्रश्न पूछने की जो हमारी वो परंपरा है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये सारी बातें थी कि एक सिंबॉलिक हम कह सकते हैं कि भाई एस्ट्रोनॉट इज़ लिविंग स्टेइंग एज ए गेस्ट इन प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, बट बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म था। मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि विक्रम साराभाई को अगर मैं कहूँ मिशनरी तो गलत नहीं होगा, तो पॉलिटिकल लीडरशिप में क्या ये कहना ठीक होगा कि ठीक है अब 47 से लेके और अब 2025 तक हमने कई प्रधानमंत्री देखे, लेकिन इनिशियली जो नेहरू का अप्रोच था इन चीज़ों को लेकर वो भी विजनरी थे, ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल 100%। नो ये जो है कि साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स हमेशा प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही रहे हैं, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, ये शुरुआत नेहरू से ही हुई ना, और वो अभी तक चला आ रहा है। एंड ही वाज नॉट जस्ट द फिगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वो उनके नोट्स मैंने आर्काइव्स में देखे हैं कि भाई हर प्रपोजल पे इतने इतने लंबे नोट्स लिखते थे। बट वन गुड थिंग विच मेनी साइंटिस्ट उन्होंने भी कहा है कि ही नेवर इंटरफियर्ड इन द वर्किंग ऑफ द साइंटिफिक डिपार्टमेंट, ही एडवाइज्ड देम, अल्टीमेट डिसीजन वो साइंटिस्ट पर ही छोड़ देते। ये तो ही वाज लाइक हेड ऑफ द फैमिली ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, और उनसे इन्वॉल्व होते थे, उनसे मिलते थे, इंटरेक्शन करते थे, यूज्ड टू राइट लेटर्स टू इनवाइट साइंटिस्ट। मैं भाभा और साराभाई से उनके संबंध बिल्कुल पर्सनल लेवल पे, औपचारिक से अलग भी थे। बिल्कुल, भाभा, साराभाई, भटनागर, यस, ये तीन, और महालानोबिस, ये जो 3-4 साइंटिस्ट थे, बिल्कुल दे वर वेरी लाइक महालानोबिस का एक प्रोग्राम था जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के फाउंडर हैं, उनका ये था कि अगेन ही वॉज वेरी वेल कनेक्टेड विद द ग्लोबल कम्युनिटी। तो वो चाहते थे कि कुछ फॉरेन साइंटिस्ट आएँ और वहाँ रहें। तो नेहरू, ही कन्विंस नेहरू कि यू राइट लेटर्स टू ऑल नोबेल लॉरिएट्स एंड साइंटिस्ट, दे कम एंड स्टे इन ISI 6 महीने 4 महीने टू गिव लेक्चर्स, टू गिव एक्सपोजर टू पीपल। सो ही डिड दैट। या जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस में एक फॉरेन सेक्शन होता था जिसमें फॉरेन साइंटिस्ट को बुलाया जाता था, उसके लेटर्स भी नेहरू से लिखवाए जाते थे। सो एक रिलेशनशिप वॉज मोर देन जस्ट फिगर हेड। बट जो क्रिटिकल डिसीजंस होते थे, जैसे एक पॉइंट मैंने दूसरी किताब में लिखा है कि नाम बताइए किताब का। द लॉन्ग रेवोल्यूशन, इट्स अबाउट द IT इंडस्ट्री, उसके ऊपर है। तो एक ऐसा पॉइंट था जब भाभा और महालानोबिस में भी क्लैश होना, कि रिसोर्सेस के लिए, बेसिकली फ्रेंड्स, रिसोर्सेस के लिए क्लैश होता था कि भाई अगर 2 बड़े कंप्यूटर लगने हैं तो भाभा सेड इट शुड बी इन बॉम्बे, वेयर महालानोबिस सेड इट शुड बी इन कलकत्ता। इम्पोर्ट की बात थी, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होगा मेरे ख्याल से, 8-10 लाख का इम्पोर्ट होगा, बट इट वॉज ए बिग थिंग, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत क्रंच था। तो बोथ द लेटर्स रीच नेहरू, बट ही डिड नॉट इंटरफियर, बोथ वर वेरी क्लोज। So he let the technical decisions to be taken by the technical department. So उनकी दोस्ती वैज्ञानिकों से थी, लेकिन वो कभी भी he never acted कि भाई you do like this, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, इसको ट्रांसफ़र कीजिए। कई मुद्दे उनके पास जाते थे ट्रांसफ़र के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, बट he never interfered. तो एक उनकी जो साइंस को प्रमोट करने का एक लार्जर विजन था, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स को नर्चर करने का भी था, लेकिन जो इंटरफेरेंस वाला उसमें नहीं था, उसमें नहीं पड़ते थे। और पॉलिटिकल लीडरशिप का साइंस स्पेस के बारे में यही मेरा मानना है कि एक कंटिन्यूटी रही है, दैट फाउंडेशन जो नेहरू के टाइम पे था, बिल्कुल, दैट कंटिन्यूटी रिमेन फॉर एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल पीरियड इन द लेट 70s, तब छोड़ करके
अच्छा, There was जब no- देश में आपातकाल और फिर चुनाव वही सब होता रहा। नहीं, कुछ हमारे चरण सिंह जो थे उन्होंने हाँ। कहा कि भाई इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, तो वो 2 साल अच्छा, वो 2 साल स्पेस डिपार्टमेंट को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फंडिंग नहीं मिली, कई प्रोग्राम रुक गए, तो कई चीज़ें हुई। अगर उस पीरियड को हम छोड़ दें तो एक कंटिन्यूस हाँ, क्योंकि हर सपोर्ट प्रधानमंत्री रहा की अपनी प्रायोरिटी होती है, अपने प्रोग्राम्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, 2 तारीख हैं बड़ी, एक है 24 जनवरी 1966 और एक है 30 दिसंबर 1971। ये दोनों वो तारीखें हैं जब विज्ञान की दुनिया के 2 बड़े हस्ताक्षर, हमारे देश के भी दुनिया के भी, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, दोनों दुनिया छोड़ जाते हैं और भारत के 2 अहम प्रोजेक्ट एक तरह से अनाथ हो जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इनके निधन पर आप कुछ कहना चाहते हैं एक पत्रकार की दृष्टि से, क्योंकि दोनों ही जो घटनाएं हैं उनमें बहुत तरह की थियरीज चलती हैं और मन इसलिए भी मान लेने को राजी हो जाता है क्योंकि दुनिया में ये सब तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। यहां हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थियरीज की बात है। नहीं, भाभा, देयर वाज नो कंट्रोवर्सी दैट ही डाइड यंग बिकॉज कई उनके डॉक्यूमेंटेड वर्क्स हैं कि भाई ही वाज ओवरवर्क्ड, ही वाज नॉट कीपिंग वेल, हेल्थ का अपना ध्यान नहीं रखते थे। और साराभाई या उन्होंने भी लिखा है, मृणाली ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि क्या हाउ स्ट्रेस्ड ही वाज, यू नो। देखो, अब ही वाज हेडिंग द PRL, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, और प्लस उनके और भी कई संस्थान थे, काफ़ी और वर्क थे, टेंशन्स था, एंड ही नेवर टुक केयर ऑफ हिज हेल्थ, सो ही डाइड। उनका दिल का दौरा पड़ा, केरल के कोवलम में थे, एक होटल में मिले, होटल में उनको। तो देयर वाज नो कंट्रोवर्सी एट दैट टाइम आल्सो। भाभा के बारे में कई कंट्रोवर्सीज हैं, कई प्रश्न तब भी उठे थे और अभी भी लोगों के दिमाग में है कि भाई क्या एक कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि एक कोल्ड वॉर का इरा था और एटॉमिक एनर्जी में हमारी कुछ आकांक्षाएं थी कि हम आगे बढ़ें। ये नहीं था कि हम बम बनाने जाने वाले हैं, हालांकि डॉक्टर चिदम्बरम ने अपनी किताब में लिखा है और भी डॉक्टर सेठना ने भी लिखा है कि बम बनाने की एक योजना 60s में ही बन चुकी थी। जैसे पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, चीन से हो चुका था, जैसे चीन ने शुरू किया, तो उस समय एक छोटा सा ग्रुप उस पर काम कुछ बोलने लगे थे लोग, कुछ छोटा सा ग्रुप एक सीक्रेटली उस पर काम करना शुरू कर चुका था, जो अब निकल के आया है। तो क्या उसकी वजह से हुआ है? और एक CIA के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी एक अपने रिकॉर्डेड, वो भी उनके रिकॉर्ड्स में है, उन्होंने भी कहा है कि हमने किया है ये तो नहीं, बट कहीं उसमें एक हिंट सा मिलता है कि भाभा के इट वाज लाइक ए थ्रेट, इंडिया वाज इमर्जिंग, बट आई डोंट थिंक कि भारत इतना बड़ा थ्रेट था कि उसको एलिमिनेट किया जाए, या ये भी सोचना गलत है कि एक किसी व्यक्ति के सीन से हट जाने से पूरा प्रोग्राम डिरेल हो जाएगा, यू नो, ऐसा। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लेकिन खैर मैं नहीं मानता इन द सेंस कि भाई इट्स नॉट कन्विंसिंग कि ऐसा हुआ होगा, बट या he died young and he was healthy rather. I mean, जैसे साराभाई was not well, but Bhabha was quite healthy person and you know, I mean reasonably healthy, but उस समय हार्ट डिजीज़ और वगैरह उतना ध्यान लोग नहीं देते थे। इवन ब्लड प्रेशर वाज न्यू डिजीज़ एट दैट टाइम, सो लाइफस्टाइल डिजीजेस उस टाइम में थे, बट he was apparently very healthy, so there was no reason that he would have died young. But except accident was a very बहुत ही दुखद घटना थी और काफ़ी चेंज हुआ था ना, बिकॉज आई थिंक दैट टाइम शास्त्री ऑल्सो डाइड अराउंड द सेम टाइम, तो इसलिए कई लोग इन दोनों को जोड़कर भी देखते हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बहुत ही जल्दी कि हिंदुस्तानी मानस तो मानने को राजी नहीं था तो कि ऐसा प्राकृतिक हो सकता है कि कोई क्रैश हो गया, किसी दिल का दौरा पड़ गया, तो एक्सेप्ट फॉर जो CIA ऑफिशियल्स का जो इंटरव्यू है वो उनके आर्काइव्स में भी आजकल मिल जाता है, उसको छोड़ करके और कोई डॉक्यूमेंट्री या इस टाइप के उसको सपोर्ट नहीं करता, आर्काइवल मटेरियल उसको सपोर्ट नहीं करता कि इसमें देयर वाज समथिंग रॉन्ग। बट या दोनों बहुत बड़े धक्के थे, दे डाइड इन देयर 50s, तो बहुत ही था। लेकिन एक है कि या द प्रोग्राम्स कंटिन्यूड, देन वी हैड टू, सतीश धवन बाद में आ गए, भाभा के बाद साराभाई टुक ओवर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बट साराभाई के बाद सतीश धवन को लाया गया, वो भी एक बड़ी कहानी है। हाँ, तो उस पर आ रहा हूँ मैं कि जनवरी 1972 है ये महीना, और नींव पड़ती है इसरो की। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
यहाँ क्लासरूम में फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर सतीश धवन साहब। एक फोन आता है एल के झा का। ये क्या है कहानी? एल के झा साहब कौन है? फोन पर क्या बात होती है? घटनाक्रम क्या मोड़ लेते हैं? सतीश धवन वहाँ पर एज ए गेस्ट सैबेटिकल से गए थे। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के डायरेक्टर थे उस समय और एरोडायनामिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। 57 ऑनवर्ड्स काफ़ी सालों से वो वहाँ पर काम कर रहे थे और कैलटेक से ही उन्होंने पीएचडी हासिल की थी, तो वो वहाँ पर जाते रहते थे और सैबेटिकल पर गए हुए थे। और वो जब फ़ोन आया तो एल के झा वॉज द इंडियन एम्बेसडर थे वाशिंगटन में। और जैसा कि हम जब जानते हैं कि कम्युनिकेशन का जरिया कुछ और नहीं था, सिर्फ फ़ोन ही था या टेलेक्स या टेलीग्राम तो होते ही थे। तो केबल यहाँ से गया है पीएमओ से कि भाई वी नीड हिम। डिसीजन यहाँ पे लिया जा चुका था कि क्या कौन सक्सेसर होगा साराभाई का, क्योंकि साराभाई एटॉमिक एनर्जी के भी हेड थे और स्पेस के भी हेड थे और एक जो नया डिपार्टमेंट बन रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन उसके भी। तो लेकिन फिर पॉलिटिकल डिसीजन हुआ कि अब इन तीनों को हम अलग अलग रखेंगे कि एटॉमिक एनर्जी का कोई और रहेगा और स्पेस का और इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन का अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। और स्पेस तो बन ही रहा था, दैट वाज फाउंडिंग। जैसा कि 69 में इसरो का गठन हो चुका था, बट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक विभाग के रूप में, एक उसको इंडिपेंडेंट उसको बाद में बनाया गया। तो ये डिसीजन यहाँ लिया जा चुका था कि कौन पॉसिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं साराभाई को सक्सीड करने के लिए स्पेस में। और ये चुनाव हुआ कि भाई सतीश धवन इज़ द राइट मैन बिकॉज ही वाज हेडिंग द एरो स्पेस डिपार्टमेंट इन एटॉमिक एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और लेकिन तब वो वहाँ पर थे। तो जब ये फ़ोन गया तो खैर उनको ये भी सूचना दी गई कि साराभाई नहीं रहे, जो उनके पर्सनल फ्रेंड थे, और कहा गया कि भाई आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हम दे रहे हैं। तो ये देखिए कि भाई प्राइम मिनिस्टर की ओर से फ़ोन जा रहा है, एम्बेसडर फ़ोन कर रहा है, कभी आपको एक नए विभाग का सचिव बनाया जा रहा है और अध्यक्ष इसरो का बनाया जा रहा है। तो सतीश धवन ने इमीडिएटली हाँ नहीं की। अच्छा। फ़ोन पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा मुझे सोचने उसके लिए समय चाहिए और मेरी अभी सैबेटिकल 1-2 महीने बचे हैं, उसके बाद ये पूरा करके मैं आऊँगा और मैं इस पे विचार करके आपको बताऊँ, ये एक उन्होंने कहा। और वो आए और सीधा बेंगलोर नहीं गए, ही वेंट टू बॉम्बे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ट्रस्टीज़ उन्होंने टाटाज़ ने शुरू किया था, तो उस समय के जो ट्रस्टीज़ थे उनसे वो मिले, JRD और दूसरे ट्रस्टीज़ थे, कि भाई मैं शुड आई टेक इट अप, ये मुझे ऑफ़र मिली है। और तो दे सेड या इट्स योर चॉइस, बट दे सेड गो अहेड, इट्स ए अच्छे प्रेस्टिजियस थिंग है। तो वो उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन 2 शर्तें सतीश धवन ने रखी कि मैं अपना जो पोजीशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। और दूसरी शर्त, बहुत बड़ी शर्त उन्होंने रखी, जो भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने मानी, कि अंतरिक्ष विभाग दिल्ली में नहीं होगा, ये बेंगलोर में ही होगा। और इसका एक प्रेसिडेंट भी था, क्योंकि भाभा ने कहा था कि जब एटॉमिक एनर्जी विभाग बन रहा था, परमाणु शक्ति विभाग, कि वो बॉम्बे में होगा न कि दिल्ली में। बिकॉज दोनों जानते थे कि ये दिल्ली मतलब एक ब्यूरोक्रेसी का गढ़ है, और ब्यूरोक्रेसी हमारी लेजेंडरी रही है, ऐसी बात नहीं है। ब्रिटिश से हमने लिया, रिफॉर्म भी हुए, लेकिन इट्स स्टिल रेड टेप इज़ रेड टेप। तो वो दोनों वैज्ञानिक जानते थे कि हमें इससे दूर रहना है। तो फिज़िकली हम दूर रहेंगे, लेकिन सरकारी विभाग रहेंगे, हम सरकारी सचिव रहेंगे, सारी हमें वो पावर्स होंगे, लेकिन विल बी अवे फ्रॉम दिल्ली। तो भाभा का एक बात उनके ध्यान में थी, तो सारा सतीश धवन ने भी कहा कि बेंगलोर में बनाइए। बिल्कुल। इसरो सैटेलाइट सेंटर, यस, नहीं, इसरो का मुख्यालय पहले, सैटेलाइट सेंटर बाद में गया। तो इसरो का मुख्यालय, इसीलिए ये 2 ही भारत सरकार के ऐसे विभाग हैं जो दिल्ली में नहीं। अच्छा, 2 ही हैं ऐसे बस। वो एटॉमिक एनर्जी बॉम्बे में है और सचिव भी वहीं बैठते हैं, सब कुछ वहीं होता है। दिल्ली में लाइजन ऑफिस है, बट और अंतरिक्ष विभाग। तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से नहीं रिजाइन किया, एंड ही टुक ओनली ₹1 सैलरी फ्रॉम इसरो फॉर द 10 years जो चेयरमैन रहे। सैलरी वो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से ही ली।
अच्छा। और इसरो का सबसे पहला जो ऑफिस बना वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ही बना। जब तो कुछ जिमखाना क्लब था वहाँ पे कुछ रूम्स में शुरू हुआ, फिर बाद में उनका खुद का ऑफिस बना। तो इस तरह इसरो का हेडक्वार्टर जो बेंगलोर बना, वो यू शुड बी थैंकफुल टू सतीश धवन। सतीश धवन। एक घटना है जिसमें थोड़ी सियासी खींचतान है, जो मैं किताब में एक जगह देख रहा था। हाँ, अभी जो हम बात कर रहे थे कि इंडो सोवियत सैटेलाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और बेंगलुरु में इसरो सैटेलाइट सेंटर बन गया। केरल के त्रिवेंद्रम में काम हो रहा था पहले, है ना। वहां से ग्रुप शिफ्ट हुआ और शिफ्ट हुआ कर्नाटक में, क्योंकि बेंगलुरु आना था उन्हें। इसे लेकर केरल के सीएम अच्युत साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी शिकायत की और मुद्दा संसद में उठा। बिल्कुल। और बड़ा बवाल हुआ। क्यों, वो क्यों नाराज हुए? नहीं, क्योंकि देखिए, जो कोई भी इंस्टीट्यूट्स का लोकेशन था, बहुत बड़ा मुद्दा था 60s और 70s, इवन 80s में। कौन सी संस्था कहाँ बने, कौन सा विभाग, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बने, क्योंकि राज्यों के बीच भी खींचतान उस वक्त बहुत ज़्यादा होता था। और इसलिए जब उनको पता चला, और केरल में जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग था। बिल्कुल। तो छोटी मोटी यूनियन इसरो में भी बन चुकी थी। अच्छा। और ये खबर उनको पहुंची वैज्ञानिकों तक कि भाई एक जो ग्रुप है, सैटेलाइट ग्रुप, इसको जो कॉल्ड ए प्रोजेक्ट ग्रुप, तो इसको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। हो सकता है उसमें 50-60 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बट फिर भी यूनियन ने ये मुद्दा उठाया और फिर चीफ मिनिस्टर ने उसको लिखा। खैर काफ़ी इस पे पत्राचार चला और बाद में ये हुआ कि भाई जैसे ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, ये लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा, उन्हें समझाया गया, उन्हें ये कहा गया कि जैसे ये प्रोजेक्ट होगा हम वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट वहाँ पे मूव नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज ए मूवमेंट टू बेंगलोर। सो अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत केरल में हुई, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट कर्नाटक की तरफ चला गया, बेंगलोर में चला गया। एक कारण जैसा मैंने बताया कि सतीश धवन की वजह से वो मुख्यालय वहाँ बना, और दूसरा जब प्रोजेक्ट बना, क्योंकि देखिए सैटेलाइट बना रहे हैं, जो आर्यभट्ट सैटेलाइट का जो प्रोजेक्ट था 75 में जिसे लॉन्च किया गया, तो उसके बारे में ये था प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बेस चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, कुछ मेटल्स चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए, और वो सब सुविधाएं बेंगलोर में थी, क्योंकि एमएसएमई का जो सेक्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स में वो काफ़ी डेवलप था कंपेयर टू केरल। शुरुआत हो चुकी थी। हाँ, शुरुआत हो चुकी थी इन मैन्युफैक्चरिंग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पर था, तो मैन्युफैक्चरिंग के रूप में बेंगलोर एक अच्छा सेंटर था। HAL वहाँ पर था, तो HAL के कई एंसिलरीज थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कई एंसिलरीज थे। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर सैटेलाइट बनाना है तो उसके लिए हमें ये एक बेस चाहिए जो बेंगलोर में है, न कि त्रिवेंद्रम में। तो इसीलिए वहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया, और अल्टीमेटली जो इसरो सैटेलाइट सेंटर बना, जहाँ पे सारे हमारे सैटेलाइट्स फैब्रिकेट होते हैं, वो बेंगलोर में बहुत बड़ा, जैसे UR राव सेंटर फॉर स्पेस सेंटर जिसका अब नाम है। तो इस तरह से एक हम कह सकते कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट शिफ्टेड फ्रॉम, बट तुम्बा भी है अभी भी वहाँ पे, एक हिस्टोरिक प्लेस तो है ही है, बट मोस्ट एक्टिविटीज नाउ हैपन इन बेंगलोर। सो इस तरह से डेवलप हुआ। जो साइटिंग वाज ए वेरी बिग इशू, जैसे ट्रॉम्बे से बाबा को भी एक समस्या काल, आई थिंक साराभाई थे तब, जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट इतनी बड़ी बन गई कि भाई वो चाह रहे थे कि उसका एक इंडिपेंडेंट उसको यूनिट बना दिया जाए और पब्लिक सेक्टर बना दिया जाए, जो बाद में ECIL बना, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उसके लिए हैदराबाद को चुना गया। तो ट्रॉम्बे से 300 लोग पूरे वहाँ से शिफ्ट हुए विथ मशीनरी इक्विपमेंट। तो दैट बिकेम ए बिग इशू अगेन। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कि भाई इतने लोग हमारे यहाँ से जॉब्स जा रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज तो बनते थे, बट एक फ़ायदा ये था कि भाई दे आर ऑल सेम पार्टी। सो इंदिरा गांधी ने सेटल हो जाता था, समझा दिया कि भाई ये नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स नैना अच्युत मेनन वाज अ डिफरेंट, वो मामला अलग था, केरल था। तो इसलिए उन्हें कहा गया कि ये वापस आ जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ ट्रॉम्बे का जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट जो बाद में ECIL बना, वो हैदराबाद शिफ्ट, वो बचिए। तो आगे बढ़े। 80 का मतलब पॉडकास्ट जो है, क्या है ना कि
बात बहुत सारी है। आई नो, सही है। बहुत कुछ कहा जा तो मैं सकता चाहूंगा कि वैसे तो आपकी किताब पढ़ी जाए, स्पेस द इंडिया स्टोरी, है। यस। और आपने कई किताबें और भी लिखी हैं, लेकिन हमारा लालच है कि इस पॉडकास्ट में जितना हो सके उतना आपसे निचोड़ लें। नहीं। तो ये 80 का दशक है, 18 जुलाई का दिन है, और श्री हरिकोटा का जो स्पेस पोर्ट कंट्रोल रूम है उसमें तनाव भी है, उम्मीदें भी हैं, मिला जुला सा माहौल है। तनाव है 1 साल पहले हुई घटी घटना के बारे में, जिसमें SLV-3 जो स्पेस में अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स भेजने के लिए बनाया गया था, वो असफल हो गया था, और उसमें मजाक में कहा जाने लगा था कि वो सी लविंग व्हीकल है। लेकिन उम्मीद थी कि इस बार सफल होगा, और कट्टू कलाम साहब, वो अनाउंसमेंट कि मिशन डायरेक्टर कॉलिंग ऑल स्टेशंस, ये घटना कैसे भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक बड़ी घटना बनी, कैसे मील का पत्थर साबित हुई? Yes, जब स्पेस की हम बात करते हैं तो 3 मुख्य उसके कंपोनेंट हैं। हाँ। भाई, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रॉकेट, दूसरा कंपोनेंट है सैटेलाइट जो रॉकेट को छोड़ेगा, तीसरा कंपोनेंट है एप्लीकेशंस कि भाई उस सैटेलाइट का आप करोगे क्या। हाँ, तो ये 3 मुख्य कंपोनेंट है। एप्लीकेशंस पे हमने काम शुरू कर दिया था, जैसा मैंने कहा जी। सैटेलाइट 1975 में हमने बनाया, लॉन्च सोवियत रशिया से हुआ, आर्यभट्ट, दैट वाज फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। उसके बाद भास्कर 1, भास्कर 2 वो भी लॉन्च हुए 80 के पहले। तो 2 चीज़ों में हम आगे बढ़ चुके थे, एप्लीकेशंस और सैटेलाइट मेकिंग। बिल्कुल। बट हमें चाहिए था कि लॉन्च भी कर, हमें कैपेबिलिटी हमें चाहिए। तो उसके लिए ये रॉकेट बनने की भी प्रक्रिया, एक साथ ही तीनों काम शुरू हुए थे, लेकिन रॉकेट बनते बनते 1980 आ गया था, जो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम था। और 3 इन द सेंस उसके 3 स्टेजेस होते हैं, रॉकेट के स्टेजेस होते हैं, और वो अलग अलग होके फिर सैटेलाइट को लॉन्च देखते हैं, गया आगे छोटा, वो छोटा, वो गया। तो इसलिए उसका नाम SLV-3 रखा गया। और तो इसकी एक घटना है जो 1980 में है। तो सबसे पहला, फर्स्ट वाज ए फेल्योर, सेकंड जो लॉन्च था वो सक्सेस हो, जो जिसकी घटना का आपने बताया, और कलाम उसको ऐड कर रहे थे। लेकिन रॉकेट टेक्नोलॉजी, जैसे हम मजाक में बोलते हैं कि रॉकेट साइंस थोड़ी है, लेकिन जब हम उसको देखें तो सही में रॉकेट साइंस है कि मुश्किल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तो देखिए उसमें मल्टीपल टीम्स काम करने हैं। एक तो स्टार्ट्स विद द डिज़ाइन, फिर उसके डिफरेंट अलग कंपोनेंट्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका एवियनिक्स है, उसका गाइडिंग सिस्टम है, और उसको मॉनिटर करने की जो प्रक्रिया होती, कैसे वो सिग्नल्स भेजेगा, उसकी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। तो उसके कई कंपोनेंट्स होते हैं, और कई कंपोनेंट्स में समझिए आप 50 से लेके 100 लोग उस पर काम करते हैं, छोटे रॉकेट के लिए। आज तो वो संख्या हज़ारों में है, अगर हम आज के रॉकेट्स की बात करें, अगर SLV की बात करें तो कम से कम तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन का काम कलाम ने किया। अच्छा। कि कलाम वाज नॉट वेरी सीनियर इन द हायरार्की, बट इसरो में कोई हायरार्की को नहीं देखते थे, लुक्ड एट द कैपेबिलिटी। सो धवन अपॉइंटेड हिम एज ए प्रोजेक्ट इंचार्ज। तो कई टीमों को साथ लेके चलना, वो एक काम उन्होंने किया। सो ही इज ऑलवेज कॉल्ड ए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर एंड टेक्नोलॉजी मैनेजर, तो वही आगे फिर जाके उसमें मिसाइल में भी वही उन्होंने उनकी जो महारत थी उसमें भी काम आई। तो बहुत बड़ा था, इसमें इंडस्ट्री का भी हिस्सा था। जैसे कि कैसे इंडस्ट्री, फ्यूल बहुत बड़ा है, फ्यूल हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए तो आपको इंडस्ट्री से केमिकल्स लाने हैं, बट हाउ डू दे मेक स्पेस ग्रेड केमिकल्स बनते थे, तो इसलिए इंडस्ट्री को भी तैयार किया गया। कलाम और डॉक्टर YS राजन और दूसरे जो वैज्ञानिक थे, वो कम से कम 100 इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने विज़िट किया पूरे इंडिया में, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ कहाँ से हम लेंगे और उनको कैसे तैयार किया जाए, तब जा कर के ये 1980 में ये सक्सेस हुआ। तो इसलिए ये एक लैंडमार्क हुआ कि भाई हमने पहला रॉकेट छोड़ा है। 75 वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट, 1980 वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च। सो वी एंटर्ड द स्पेस क्लब, जैसा कहते थे ना, वो एक उसमें एंट्री हमें मिली कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम रॉकेट बना सकते हैं और अपने यहाँ से छोड़ भी सकते हैं और उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। तीनों चीजें अब हम कर सकते हैं। हिंदुस्तान 80 में कैपेबल हुआ। ये एक उसकी शुरुआत हुई कि हम इस क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। बड़े रॉकेट बने, फिर ASLV बना, फिर PSLV बना, फिर GSLV बना, तो एक एक अलग अलग उसके स्टेजेस हैं, उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी। क्या होता है सर इसमें, थोड़ा समझाएंगे?
देखिए, रॉकेट की कैपेसिटी डिपेंड करती है, रॉकेट क्यों छोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप उपग्रह को छोड़ना है तो कितना बड़ा उपग्रह होगा वो भी डिपेंड करता है। अगर आप जैसे इसमें तो बहुत कम उसकी कैपेसिटी थी, पेलोड की कैपेसिटी, तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो रोहिणी उसमें छोड़ा गया, इट वाज एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। अगर हम ऑपरेशनल सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं जिनका वजन 1000 किलो है या 1000 से 4000 5000 किलो है, तो उसके लिए हमें बड़े रॉकेट चाहिए थे। मैं मतलब आसानी के लिए कह रहा हूँ, बेसिकली काम ये है रॉकेट का, वो रॉकेट है, उसमें उपग्रह है, उपग्रह को ऊपर जाकर काम करना है, उससे हम कनेक्टेड रहेंगे। तो अब रॉकेट का काम है वैज्ञानिकों का कि उस अपनी कक्षा में उस उपग्रह को सही जगह तक ले जाए ताकि वहां स्थापित हो जाए कक्षा में, और फिर रॉकेट का काम समाप्त, अब उपग्रह का काम शुरू। ठीक है। तो रॉकेट का ये काम होता है कि उसको उपग्रह को उसके निश्चित मंजिल ऑर्बिट में पहुंचा दे जी। तो डिपेंड करता है कि आपका सैटेलाइट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपकी रॉकेट की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। तो रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, मेन इज फ्यूल। जैसे SLV वाज ए सॉलिड फ्यूल, सबसे रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी है कि भाई सॉलिड फ्यूल जो हम मिक्स करते हैं, प्री मिक्स्ड होता है, उसको हम इग्नाइट करते हैं एंड इट प्रोपेल्स, इट अटेन्स सर्टन स्पीड, और वो उसको अपनी कक्षा में ले जाता है। सॉलिड फ्यूल बोलते हैं तो वो क्या चीज होती है सर? केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स होते हैं, वो इग्नाइट होते हैं। वो जो हम धुआं देखते हैं जिससे पावर जनरेट होती है, वो प्रक्रिया उसको प्रोपेल करने के लिए प्रोपल्शन वहां से होता है। सो दैट इज उसे उठाने के लिए। बिल्कुल। तो ये सॉलिड रॉकेट था। फिर ASLV में हमने इंट्रोड्यूस किया सॉलिड के साथ लिक्विड ऑल्सो। अच्छा। और ताकि उसकी और कैपेसिटी बढ़े। जैसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो एक सॉलिड स्टेज हुआ, वो कुछ स्टेज तक प्रोपेल करेगा, उसके बाद सेकंड स्टेज उसमें ले लेगा, वो लिक्विड पे चलेगा और उसको प्रोपेल करेगा, इस तरह। तो उससे उसकी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा हेवी सैटेलाइट है तो ज़्यादा आपको फ्यूल की ज़रूरत होगी। तो रॉकेट की रेडियस इतना बड़ा होगा, इतने रूम के भी बड़ा भी हो सकता है रॉकेट की। हाँ, तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कितना बड़ा रॉकेट होता है सर? अगर ऐसे कम से कम 15 मंजिल की उसकी ऊंचाई हो सकती है, 15 से 20। हाँ, मैंने तो देखा नहीं, आपने तो कवर किया था। 15 मंजिल तक की तो सन 87, हाँ, है ना? तो लेकिन मैंने जो 2 कवर करे 80s में, वो दोनों फेल हो गए थे। ASLV वाला। तो उस पे डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहीं थे? हाँ, राजीव गांधी। क्या हुआ था तब? उतने फॉर्मेलिटीज, पहले प्रधानमंत्री नहीं जाते थे ना लॉन्चिंग वगैरह पर? जाते भी थे लेकिन खबर नहीं बनती थी। पर खबर नवीस तो जाते ही थे। बड़ी खबर नहीं बनती थी। नॉट कि प्री प्लान्ड होता था, हमें वहां जाने के बाद पता चला कि वो भी आ रहे हैं। अच्छा। और श्रीहरिकोटा में ऐसा था कि चीफ मिनिस्टर तो कभी कभी जाते थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जाते थे तो चीफ मिनिस्टर भी जाते थे, गवर्नर भी जाते थे। But it was, I don't think Indira Gandhi went to see any launch. Okay. It was only started with Rajiv Gandhi. 1987, ये साल जब मैं पैदा हुआ, आप वहाँ पर PTI के साइंस रिपोर्टर के तौर पर पहुंचे थे। बिल्कुल। और वो फेल हो गया था। तो खैर वो भी आए थे और उन्होंने देखा, खैर उतना एलाबोरेट अरेंजमेंट नहीं होता, वो दूसरे रूम में थे और हम बड़े स्क्रीन पर देख रहे थे। तो उसके बाद वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, तो एंड हमें पता चल गया था कि ये फेल हो रहा है। जैसे क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसे ही लॉन्च होता है आप सीढ़ी से ऊपर छत में खुले में जाके देख सकते हो कि ताकि एक्चुअल आपको सैटेलाइट भी दिख सके कि रॉकेट जाता हुआ। क्योंकि एक सैटेलाइट उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट उसमें ऊपर होता है, वो तो खैर हमें नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्च वाला सीक्वेंस हम प्रॉपर नेकेड आई से देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर ये होता है कम से कम 5-7 किलोमीटर की दूरी पे होता है लॉन्च पैड और जो व्यूइंग का जो कंट्रोल रूम जो भी बना हुआ होता है। तो बट बाहर से भी देख सकते हैं। तो इमीडिएटली हम बाहर गए, तभी हमें पता चल गया कि ये तो नीचे चला गया है रॉकेट। सो दैट वाज ए सैड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। हाँ, उठा था, फिर नीचे गिरा। इसीलिए आसपास के इलाके को खाली रखते, बट वो समुद्र के पास ही है ना, तो समुद्र में गिरा। हाँ, बे ऑफ बंगाल में। तो खाड़ी वहाँ पे गिरा और फिर थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई कि भाई दैट वाज अ कस्टमरी थिंग कि भाई उसके बाद आके वो अनाउंस करते हैं। बट सो हमने सोचा कि शायद नहीं होगी क्योंकि फेल हो गया है, बाद में बता देंगे। बट ही केम विद द प्राइम मिनिस्टर और NTR चीफ मिनिस्टर थे तब आंध्र प्रदेश के, तो वो सब आए और वो तो बात भी नहीं करना चाह रहे थे UR राव,
क्योंकि यू आर राव ने, इट वाज फर्स्ट मेजर लॉन्च उनके लिए। जैसे अभी नारायणन का फर्स्ट लॉन्च फेल हो गया, अभी जो इसरो के चेयरमैन बने हैं, हिज फर्स्ट लॉन्च इन हिज टेन्योर बिकेम ए फेलियर। आई मीन पीएसएल जो लास्ट मंथ फेल हुआ, तो इट हैपेंस, इट्स नॉट ए इसके पीछे कितने कितने महीनों और सालों की मेहनत होती है, बहुत, और हजारों लोगों की उसमें। बट स्पेस इज ए रिस्की बिजनेस, बहुत ही, मतलब छोटी सी चीज़ की भी, जैसा कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट है और इसमें हजारों लोग हैं, तो इसके लिए आपके सिस्टम्स इतने रोबस्ट होने चाहिए कि नथिंग शुड गो रॉन्ग दैट वे। और हर पॉसिबल सिनेरियो कि अगर ये हो सकता तो ये, उसका भी हमें रिडंडेंसी बिल्ड करनी पड़ती। ये सब बाद में सीखने को लर्निंग प्रोसेस है ना। सो दैट वाज ए फेल्योर। तो उन्होंने उनको सांत्वना दी कि भाई नहीं, फेल्योर्स आर देयर एंड यू लर्न फ्रॉम फेल्योर्स एंड विल गो अहेड। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद यू आर राव ने कुछ भी नहीं कहा मेरे ख्याल से तो, और इट वाज एड्रेस्ड बाय राजीव एंड देन ही वेंट अवे एंड इंसिडेंटली ही केम विद बोथ हिज किड्स। अच्छा दोनों शायद स्कूल में रहे होंगे तब, दोनों को राजीव आए थे, राजीव के साथ में राहुल और प्रियंका। या और मैंने देखा कि एक और जो इसमें नहीं है, ही वाज वेरी टेक, जिससे हम कहते हैं टेक सेवी, तो एक अलग शब्द हो जाता, ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो भी वो आते थे। एक इवेंट था जस्ट बिफोर आई थिंक इंदिरा गांधी डाइड, देयर वाज एन इवेंट इन नेहरू प्लानिटोरियम। वहाँ पे एक यूएस एस्ट्रोनॉट आए थे, सो ही केम टू मी, हमें बुलाया गया था प्रेस से, हम 4-5 लोग थे, वो छत पे एक छोटा सा मीटिंग था, तो ही केम देयर आल्सो टू मीट अगेन। आई थिंक वन ऑफ द किड्स वाज देयर, शायद राहुल थे होंगे। तो ही वाज एट ए पर्सनल लेवल इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। ये एक देखने को मिलता है ना, तो जो शुरू में नेहरू में दिखता है, बाद में थोड़ा राजीव में दिखता है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स पॉलिसी लेवल पे तो जो किया वो अलग बात है, टेक्नोलॉजी मिशन वगैरह वो सब तो है, बट दैट इज ए रिफ्लेक्शन कि आपकी जो पर्सनल कन्विक्शन है या पर्सनल इंटरेस्ट है, वो उसमें पॉलिसी में बाद में रिफ्लेक्ट होता है। मुझे दूरदर्शन के दौर की याद है, जब लॉन्च होता था और वो जब उल्टी गिनती शुरू होती, काउंटडाउन शुरू होता है, 10 9 मतलब 10 9 8, और वो एक एक्साइटमेंट जो होता है, दैट हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है। मुझे बस ये, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि शायद कोई रॉकेट जा रहा है, लेकिन रॉन्ग टाइम हमारे भी खड़े हो रहे हैं। और फिर वो जो चेहरे हैं जो बहुत उत्साहित है, खुश हैं, उन्हें देखने का सुकून अलग ही है, और जब वो उतर जाते हैं तो उस साथ में हमें भी दुख होता है, कुछ तो हो गया। ऐसी एक घटना थी जब स्कूल्स में थे, अखबारों में खबर छपी कि क्रायोजेनिक इंजन, इसे लेकर बहुत वाहवाही हुई देश की, हमारे साइंटिस्ट की, कि भारत उन 6 देशों में शुमार हो गया है जिनके पास ये इंजन है। और हेडलाइन ऐसी कुछ थी कि फ्रांस से कम वक्त में और कम पैसों में हमने इंजन बना लिया है। तो हमें ना उसकी अहमियत पता थी, ना उसके बारे में ज़्यादा पता था, अभी भी थोड़ा कम ही पता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताएं कि ये क्या उपलब्धि थी देश की। नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग टाइप के फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट पेलोड, कम फ्यूल में ज़्यादा पेलोड ले जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब आप 100 किलो फ्यूल है तो क्या आप 70 किलो का पेलोड ले जा सकते हैं ना, दैट पे। सो फ्यूल इफिशिएंसी उसमें मेजर की जाती है, वजन कम से कम और फ्यूल का अपना कम हो, कम से कम पेलोड ज़्यादा ले जा सके। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, और फिर होता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का ये है कि भाई, और ये सारे, ऐसा नहीं कि हम स्टोर, जैसे सॉलिड तो स्टोर हम कर सकते हैं, लिक्विड भी कुछ हद तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन क्रायोजेनिक जो फ्यूल है वो जब लॉन्च होता है तब उसमें बनता है। देयर इज ए जनरेटर, सो देयर इज ए 2 टाइप के फ्यूल हैं जो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखे जाते हैं, और वो उस, जब ये रॉकेट जाता है तो बनता है और उस नोजल से उसमें निकलता है। तो ये प्रक्रिया ऑन बोर्ड होती है। तो इसीलिए क्रायोजेनिक एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक का जब फ्यूल होता है, फ्यूल के साथ इंजन भी होता है ना, सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन एंड क्रायोजेनिक इंजन। फ्यूल बर्न करने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टंकी है और उसमें से निकल रहा है। तो ये वो जो है क्रायोजेनिक बनाने की प्रक्रिया, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्रायोजेनिक इंजन बनना है। तो क्योंकि वो फ्यूल अलग अलग टेम्परेचर्स पे स्टोर्ड है, माइनस पे। जब आपका सॉलिड और लिक्विड 200-300 डिग्री पे जल रहा है तो वो -200 पे
वो स्टोर्ड है उसमें, और वो बन के उसमें मिक्स होके नोजल से आके बर्न कर रहा है। तो क्रायोजेनिक इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व है और इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन हमने बनाया, तो GSLV में जो लगा है कि तो उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी, और ऊपर वाली स्टेज क्रायोजेनिक है। तो उसके लिए हमें काफ़ी कठिनाई हुई। जैसे हम देखते हैं कि पहले हमने रशिया से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट में काफ़ी मुश्किलें थी। फिर कुछ इंपोर्टेड इंजन्स हमने उनसे ले लिए, 5 या 6 लेने थे, उसमें से 3 फेल हो गए, 1-2 मुश्किल से सक्सेस हुआ। तो काफ़ी वो लंबी प्रक्रिया रही, और वो फिल्म में भी वही दिखाया गया कि कैसे ये जो चला, स्पाइस स्कैंडल बीच में एक हो गया था। क्या घटना थी नम्र नारायण वाली? नहीं देखिए, वो तो एक से वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, और उसमें जो केरला पुलिस का बहुत बड़ा उसमें मिसहैंडलिंग थी। मे बी लोकल पुलिस, उनकी जो राइवलरी चल रही थी उसमें था। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी स्पाइंग, और गलत टाइम पे उनको उसमें फंसाया गया, और उसकी उसमें हर्जाना भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है बाद में। तो ही वॉज इन्वॉल्व, तो स्पाइस स्कैंडल भी उस दौर में हो गया। तो इसीलिए क्रायोजेनिक एक काफ़ी, इट्स ए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली वो कोई आपको, रशिया ने दी, आपको बेची टेक्नोलॉजी, और अमेरिका ने उसको काफ़ी अपोज भी किया, फिर भी उन्होंने दिया कि भाई हम टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं आपको, बने बनाए इंजन देंगे। अच्छा। तो देन पैरेलली इसरो ने अपनी प्रक्रिया भी शुरू करी, अपना खुद का इंजन भी डेवलप किया, और अब हम क्रायोजेनिक इंजन अपना यूज़ कर रहे हैं जो भारत में डेवलप किया गया है। तो दैट गिव्स ए बिग कैपेसिटी टू योर रॉकेट्स। तो जब हमारी जो भी अब मिशन जाते हैं, बड़े मिशन, दे आर गोइंग इनटू दैट। तो जो गगनयान जाएगा या दूसरे मिशन उसमें क्रायोजेनिक का इस्तेमाल होगा। PSLV में नहीं होता है, GSLV में उसका इस्तेमाल यूज करते हैं। 1975 था और पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इसका नाम है आर्यभट्ट। यस, है ना? नाम इसका सतीश धवन साहब ने सुझाया था। आर्यभट्ट नाम क्यों रखा गया था? नहीं एक उसमें ये भी था कि भाई एक नया थॉट था कि भाई हम एक नाम रखें ना, कि एक सीरीज हो जो बड़ा अजीब सा लगता है, SLV या इस टाइप से। और ये पहले ही शुरू हो गया कि भाई थिंकिंग कैसी हो। तो उन्होंने 3 नाम सजेस्ट करे, क्योंकि ये पहला सैटेलाइट है। तो एक उन्होंने सजेस्ट करा आर्यभट्ट, जो एक एंशंट हमारे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे, उनके नाम पे बिल्कुल आर्यभट्ट था। और दूसरा उन्होंने सजेस्ट करा था कि जवाहर, अच्छा, इन द मेमोरी ऑफ नेहरू। और तीसरा उन्होंने सजेस्ट करा था कि मैत्री, क्योंकि इट वाज ए इंडो सोवियत सैटेलाइट हम बना रहे हैं और वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ये तीनों नाम इंदिरा गांधी को भेजे गए थे, और उन्होंने आर्यभट्ट उसमें से सेलेक्ट किया। अच्छा, तो दैट वाज हर चॉइस। इसरो की ओर से 3 नाम भेजे गए थे। अच्छा। वैसे कोई प्रक्रिया होती है नाम रखने की? नहीं, वैसे चंद्रयान रख दिया हमने। नहीं, चंद्रयान का भी देखिए, कस्तूरी रंगन ने अपनी किताब में भी लिखा है कि इसरो की ओर से जो नाम गया था वो सोमायान था, क्योंकि संस्कृत में सोमा इज ऑल्सो चंद्र। लेकिन जब वाजपेयी जी ने इसको नेक्स्ट डे 15 अगस्त के अपने भाषण में इनॉग्रेट किया, अनाउंस किया, तो उन्होंने उसका नाम चंद्रयान रख दिया अपनी ओर से। तो जब नेक्स्ट डे कस्तूरी रंगन उनसे मिलने गए, तो उन्होंने बताया कि भाई ये चेंज मैंने किया है। और एंड ही गेव द रीजनिंग ऑल्सो कि सोमायान से बेटर इज चंद्रयान, और संस्कृत के मैंने स्कॉलर से भी बात की, और इस तरह से ही चेंज द नेम। तो इसलिए उसका नाम चंद्रयान रखा गया। और हालांकि मंगलयान इज़ नॉट द ऑफिशियल नेम। अच्छा, ये मीडिया द्वारा और लोगों द्वारा दिया गया नाम है। ऑफिशियल नेम इज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, इसरो के उसमें, और उसका नाम मंगलयान नहीं दिया। लेकिन अब वो यान का चल पड़ा है, तो अब गगनयान हो गया, लगा दिया, गगनयान। सब आसान भी है, लोगों में बात करने में आसानी भी रहती है। कैसे याद रखेंगे हम ये SLV? तो रॉकेट्स का अभी भी चल रहा है, GSLV, PSLV। और अब इनका नाम जैसे रखते पृथ्वी, हाँ, वो लोग रखते हैं गौरी गजनवी। ये शायद कलाम का ये आइडिया था, क्योंकि वही इसको सारा हेड कर रहे थे, अग्नि गाइडेड मिसाइल का प्रोग्राम। वो 80 के बाद ही वाज शिफ्टेड फ्रॉम इसरो टू DRDO। 1980 तक, 63 से लेके 80 तक वो इसरो में थे, और 1980 के बाद उनको DRDO में शिफ्ट कर दिया गया। उसका भी एक है कि क्यों उनको वहाँ पे लिया गया।
और गाइडेड मिसाइल्स का जो प्रोग्राम तब बन रहा था और कई सालों से बन रहा था, बट ही गेव इट ए पुश कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो उनकी यहाँ पे एक्सपर्टीज थी उसका इस्तेमाल उन्होंने फिर वहाँ पे किया। हुआ और देश फिर- को सामरिक रूप से हाँ, मजबूत सामरिक, बनाने के लिए बिल्कुल। फिर उनकी जरूरत वहां महसूस हुई, वो वहां आ गए हाँ, चले गए। और उन्होंने सब कुछ देखा, मेरा ख्याल है। और सारे उन्होंने फिर ये नाम दिए। और ही वाज अगेन आई हैड सम मीटिंग्स वगैरह उनसे होती थी। उनके बारे में as a थोड़ा बताइए, scientist. विक्रम He was साराभाई के बारे में again हमने बात की। विजनरी इन द सेंस ही वाज ए चाइल्ड लाइक पर्सन। वो हमेशा चाहते थे कि कुछ हो, नया हो, हमें करना चाहिए ना। दैट वाज एक उनकी आंखों में एक वो होता था कि भाई क्यूरियोसिटी, व्हाई कांट वी डू दिस, नो, दैट चैलेंजिंग थिंग। जैसे चंद्रयान 1 में जब वो विजिट करने गए एज प्रेसिडेंट, तो उसकी पूरा फैब्रिकेशन ऑलमोस्ट हो रही थी चंद्रयान का जो सैटेलाइट था। तो इन्होंने कहा कि भाई त्रिवेंद्रम में जो सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वहाँ पे बन रहा था, तो इन्होंने कहा कि भाई जब हम चांद तक जा ही रहे हैं, ऑर्बिट तक, तो क्यों नहीं हम कुछ ऑब्जेक्ट भी चांद पर ड्रॉप करें। तो ये दैट वाज हिज आइडिया। तो इसलिए फिर इंक्लूड करके 6 महीने के अंदर ही उन्होंने डिज़ाइन चेंज करके दे इंक्लूडेड मून इम्पैक्ट प्रोब, जो 30 किलो का जो पेलोड था जो चांद पर छोड़ा गया, एंड इट्स टुक द पिक्चर्स व्हाइल डिसेंडिंग। तो दैट वाज हिज आइडिया। सो ही ऑलवेज वांटेड टू डू थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। और उनकी कल्पना थी हाइपर प्लेन, कि भाई रीयूजेबल रॉकेट कैसे बने। जो आज हम बात कर रहे हैं कि RLV हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये जो एलन मस्क बना रहे हैं, रीयूजेबल मतलब कि अभी जो गिरे खत्म नहीं हो, यू कैन रीयूज देम। ये वापस कैसे आएगा? नहीं, रीयूज कर सकते हैं। हाँ। वापस आ रहा है, बट प्रॉब्लम इज हाउ डू यू कैच इट। जो अभी SpaceX ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इट कैन बी कॉट, और उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये उनकी कल्पना थी। शटल जो था ना भाई, शटल इट गोज अप एंड कम्स डाउन लाइक ए प्लेन। तो हाइपर प्लेन उन्होंने तो ही वाज ऑलवेज थिंकिंग अहेड ऑफ हिज टाइम, एंड ही वाज ए वेरी कोर टेक्नोलॉजिस्ट, आई वुड से। ऐसा नहीं सोचते थे कि कुछ नहीं हो सकता, ही ऑलवेज थिंक कि क्यों नहीं हो सकता। दैट वाज हिज वे ऑफ थिंकिंग। कई बार गलत भी होते थे, कई बार ऐसे भी हो जाता था, बट ही वाज ऑलवेज encouraging people, teamwork, काफ़ी उनका, and it was a multifaceted personality, वीणा बजाते थे वो सब। So that was a complete personality, I would say, and very down to earth। तमिल में पोएट्री लिखते थे, and it was very, मैं गया हूँ उनके पहले घर, with मैं उनका जो म्यूजियम उनका घर yeah, मैं गया हूँ। yes. So it was very down to earth man that way। सही में सबको जाना चाहिए वहाँ। जब उनके गांव में गया हूँ, मैंने देखा इतना छोटा सा गांव, इतनी दूर, मतलब हिंदुस्तान का वो बिल्कुल मेनलैंड इंडिया समाप्त हो गया है। सच में अभी भी मैं सोचता हूँ जब मैं वहां पहुंचा कि कोई बच्चा यहाँ बैठकर ये ख्वाब देख ले, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े शहरों के बच्चे वो ख्वाब नहीं देखते जिन्होंने वहां मछुआरों की बस्ती में बैठ के देखा। और शायद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ही लिखा है कि हाउ वी गॉट द आइडिया दैट समथिंग कुड बी फ्लोन। जब उन्होंने समुद्र के किनारे पक्षियों को उड़ते हुए देखा, तो वो उसमें उनको थॉट है कि क्यों नहीं हम भी उड़ सकते हैं, या कोई क्यों नहीं हमारी बनाई हुई चीज़ कोई उड़ सकती है। तो क्यूरियोसिटी रही, और वो अंत तक उनमें क्यूरियोसिटी रही। ही ऑलवेज वांटेड टू लर्न। प्रेसिडेंट के तौर पे भी, फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब ऑफिस से हटने के बाद भी काफ़ी समय तक वो एक्टिव रहे, लोगों से मिलते रहे, यंग लोगों को इनकरेज करते थे, इनोवेशंस में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है अनिल गुप्ता जी का, सो ही वाज वेरी डीपली इन्वॉल्व। उन्होंने शुरू किया कि क्यों नहीं सारे इनोवेटर्स राष्ट्रपति भवन में आके प्रदर्शन करें। दैट वाज हिज आइडिया। बहुत एक्टिव प्रेसिडेंट थे, मतलब प्रोएक्टिव, हर किस्म से, मतलब डीपली इन्वॉल्व। तो सर 2008 आया है ना, 21वीं सदी की शुरुआत हुई। अभी तक हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मिशन करते थे, लेकिन 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और हमने तय किया कि हम एक्सप्लोर करेंगे अब। तो 21वीं सदी थी, भारत बड़ी इकोनॉमी होने भी जा रहा था, पैसा खर्च भी हम कर सकते थे। क्या मिशन थे, क्या तब सोचा गया था, किसके आइडियाज़ थे वो सब, और अब हम किस हद तक सफल हुए उसमें आज 25 से हो गया? नहीं, ये तो काफ़ी लंबी कहानी है, बट जैसा कि भी हम देखते हैं कि एक स्पेस एजेंसी होती है, उसके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं,
कुछ लोग थेरेटिकल कामों पे, चीज़ों पे भी काम करते हैं। तो एक ग्रुप उसमें ये था कि इंटरप्लानिटरी मिशंस को कैसे डिज़ाइन किया जाए। जब तक कोई प्लानिटरी मिशंस का कोई प्रोग्राम नहीं था, यूर ओनली, क्योंकि हमें अपने सैटेलाइट्स ऑपरेशनलाइज करने थे, रॉकेट्स में हमने महारत हासिल करनी थी, तो इंटरप्लानिटरी मिशंस का कोई योजना नहीं थी। लेकिन एज ए साइंटिफिक एक्टिविटी कुछ लोग उस पर काम कर रहे थे कि कैसे अगर हम अपने रॉकेट से एक सैटेलाइट मून के पास भेजें या वीनस में भेजें या कहीं और मार्स पे भेजें, तो उसके लिए क्या, किस तरह की ऑर्बिट होनी चाहिए, इस पे हम कह सकते थेरोटिकल काम ही था, बट दे हैड सम आइडियाज कि हाउ टू डू दैट। तो वन ऑफ द साइंटिस्ट वाज मिस्टर रमनन, सो ही वाज वर्किंग ऑन दिस। इसको कहते हैं फ्लाइट डायनामिक्स। एक होता है कि भाई एक मून यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे, तो क्या हम एक डायरेक्ट सैटेलाइट भेज सकते हैं? ऐसे नहीं होता। सो यू हैव टू हैव ए ऑर्बिट कि भाई आप अर्थ के और ग्रेविटेशनल पुल से कैसे निकलेंगे और कैसे आगे जाएंगे और कैसे मून के ग्रेविटेशनल पुल में जाएंगे। तो इसको एक पूरा डिज़ाइन करना पड़ता, कि इसको ऑर्बिट को डिज़ाइन करना पड़ता। स्पेस डायनेमिक्स कहते हैं। तो ही वाज वर्किंग इन स्पेस डायनेमिक्स। तो उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार की कि भाई कैसे हम अलग अलग प्लैनेट्स की ओर जा सकते हैं। तो उसमें एक था कि हाउ इंडिया कैन रीच मून। तो इट वाज ए एक्सरसाइज, बट देयर वाज नो प्रोग्राम। बट कस्तूरी रंगन, जब 98 की बात है, 99 मेरे ख्याल से, कि जब ये इंडियन टेक्नोलॉजी, क्या नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें एक लास्ट स्लाइड थी कि वे एज ए फ्यूचर एक्टिविटी वी कैन रीच द मून विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ये उन्होंने कहा था। बट दैट वाज बेस्ड ऑन दिस थियोरेटिकल वर्क कि भाई कैसे उसको स्पेस डायनेमिक्स को यूज़ करते हुए PSLV से ही हम मून तक अपना एक ऑर्बिट भेज सकते हैं। तो 99 में फिर शुरू हुआ, फिर उसकी अप्रूवल हुए, बिकॉज इट वाज ए ब्रेक फ्रॉम जो साराभाई का विजन था ना कि भाई वी डोंट वांट टू गो टू आउटर प्लैनेट्स। पर ये उनको जस्टिफाई करना पड़ा इसरो को कि भाई हमने अपने ऑपरेशनल सैटेलाइट्स बना लिए हैं, रिमोट सेंसिंग हमारे सैटेलाइट्स हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, अब हम इससे आगे जाना चाहते हैं। लेजिटिमेट एक्टिविटी था कि भाई स्पेस में अगर हमें रहना है तो वी नीड टू गो दैट, एंड दैट वाज ए डन एंड अप्रूव्ड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। बट होते होते वो प्रक्रिया 99 से 2008 में ये संभव हुआ। पर 2008 में ये ऑपरेशन जल्दी बंद हो गया। क्या प्रॉब्लम्स हर मिशन में हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। 12 महीने का इसका मिशन था और हो सकता है आगे भी चलता, लेकिन सम कम्युनिकेशन इश्यूज वर देयर। बट उसके साइंटिफिक जो रिजल्ट निकले वो बहुत अच्छे निकले, वो अच्छे थे। तो जितनी देर भी वो काम करा अराउंड द मून, जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया, वो इसमें यूजफुल निकला कि वहाँ पे हमें हिंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसका जो निकला, तो दैट वाज ए लैंडमार्क। इसके लिए भारत को श्रेय मिलता है ये खोजने का? बिल्कुल मिलता है कि चांद पर पानी हो सकता है। तब ये क्रिटिसिज्म भी था कि भाई 69 में तो इंसान ने मून पे कदम रख दिया, तो अब हम क्या करेंगे ऑर्बिटर भेज के। लेकिन उसका डिफरेंस ये था कि जब आप चांद पे उतरते हैं तो आप एक ही एरिया कवर कर रहे हैं, और जो भी उसका स्टडी है, रॉक आपने सैंपल करे, कम बैक। बट ऑर्बिटर का ये है कि इट इज़, जैसे ये मून है तो आप कंटिन्यूसली इट इज़ टेकिंग द पिक्चर्स ऑफ द सेम प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें जो मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स हैं वो आप उसको डेसिफर कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी कि जो स्पेक्ट्रम उसका निकलता है उससे हम ये बता सकते हैं किस तरह की गैसेस हैं, किस तरह के मिनरल्स हैं। तो इस तरह से जो ऑर्बिटर का ये फ़ायदा है। और उस डेटा से हमने ये पाया कि देयर इज सिग्नेचर ऑफ वाटर, सो दैट वे ऑर्बिटर्स आर यूजफुल। आई मीन तब से फिर वो एक और भी लोगों ने भेजे, और देयर वाज ए रिवाइवल इन द मून आफ्टर चंद्रयान 1, आई कैन से दैट ग्लोबली। और भी फिर मिशंस गए, उसके बाद तो चाइना ने लैंड ही कर गए। मगर चाइना इज लैंडेड, दे आर 5 स्टेप्स अहेड ऑफ इंडिया। चाइना ने न सिर्फ ऑर्बिटर भेजा, बट दे सेंट ए लैंडर हमने भी भेज दिया, हमने भेजा तो चला था। उसके आगे का एक स्टेप होता है कि वो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वापस आए। ओके, सो दे हैव डन दैट आल्सो। तो उन्होंने रॉक सैंपल्स भी कलेक्ट, हमारे वाला तो वही है ना अभी।
नहीं, हमारा वाला तो वही है, उसका मिशन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन की हम वहाँ पे एक लैंड कर सकते हैं और उसके जो भी डेटा उसका डिजाइन लाइफ अब आगे हम ला भी सकते हैं वहां तक, तो वो आई थिंक चंद्रयान 4 या 5 में है प्लान कि विल सैंपल रिटर्न मिशन जिसको कहते हैं। आपने पूछा ना कि आगे क्या है, आगे क्या, सो सैंपल रिटर्न मिशन है विच चाइना हैज डन इट ऑलरेडी एंड यूएस और बाकी लोग तो कर ही चुके हैं। चाइना का सर स्पेस स्टेशन भी है, चाइना का स्पेस स्टेशन भी है वहां पर एक। हाँ, स्पेस स्टेशन मून पर नहीं है, बट जैसे मून नहीं, हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे दे हैव बिल्ट अ स्टेशन आल्सो। हमारा गोल 2035 है, हम भी भेजने वाले हैं, 2035 तक बनेगा हमारा। मैं पढ़ रहा था जब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ इसमें, और मैंने कुछ एप्स भी डाउनलोड की, तो मैंने देखा इसमें होता क्या है। तो मुझे देख के हैरानी हुई कि वो तो पूरा 3 BHK 4 BHK 5 BHK जितना बड़ा होता है, और फिर उसके बहुत सारे फुटेज उपलब्ध हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे उसमें वॉशरूम्स हैं, कहाँ वो बैठते हैं, कहाँ वो काम करते हैं। कमाल है, इंसान यहाँ तक पहुंच गया है। और अभी सुनीता विलियम्स तो कितने कम दिन के लिए गई थी और कब लौटी हैं। तो एक स्पेस स्टेशन पहले भी थे, 70s और 80s में भी थे, सोयूज जिसमें गए थे, सैल्यूट स्टेशन जिसमें राकेश शर्मा 7 दिन रहे थे, वो भी स्टेशन ही था बट इतना बड़ा नहीं था ऑब्वियसली। उसके बाद मीर भी था रशिया का, वो भी इतना बड़ा नहीं था। उसके पहले स्काई लैब और दूसरे अमेरिकन मिशन स्टेशन भी थे बट इतने बड़े नहीं थे, दे आर नॉट परमानेंट, और 6 महीने कुछ ड्यूरेशन के लिए होते थे, फिर वो डी ऑर्बिट होके। बट स्पेस स्टेशन ये एक 20 साल, आई थिंक 25 ईयर्स होने आ गए ऑलमोस्ट, 2000 से बनना शुरू हुआ, बिकॉज एक ही शॉट में उसको नहीं बनाया जा सकता ना, धीरे धीरे हमें ट्रांसपोर्ट करने एक एक पार्ट और उसको जोड़। उसका एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जैसे हम लीगो के ब्लॉक्स बनाते हैं, इट इज़ डिज़ाइन लाइक दैट, कि भाई जो जैसे अब ये हमारा ड्रैगन जाएगा तो इट विल गो एंड ब्लॉक इन वन प्लेस, रशिया से आएगा तो इट विल गो एंड अटैच टू अनदर प्लेस। तो एक लीगो ब्लॉक की तरह उसमें बने हुए हैं, वो उसमें फिट हो जाते हैं। आई मीन आई एम सिंप्लीफाइंग, बट प्रक्रिया वही है फिट होने की। और फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, दे ओपन द गेट्स एंड दे एंटर द स्टेशन एंड देन दे कम बैक, इसी तरह वापस आते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है। बट जो चाइना का स्पेस स्टेशन है वो बहुत छोटा है, इट्स 1/4 और उससे भी कम साइज है, बट दे हैव डन इट। उसमें 2-3 ही लोग रह सकते हैं, इसमें एट ए टाइम 10 पीपल इट कैन सपोर्ट, एंड लैब्स हैं अलग अलग टाइप के। तो अरे जिनकी रुचि है, मैं मतलब हाईली रिकमेंडेड है कि भाई बहुत तरह के फुटेजेस यूट्यूब पे पड़े हैं, देखते हुए कई रातें कई दिन गुजर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक यही फायदा है ना कि स्पेस में जाने का सबसे बड़ा एक पब्लिक फॉलोआउट ये है कि अवेयरनेस इन द पीपल अबाउट साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये बढ़ता है, लोगों की जानकारी बढ़ती है, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता है। जैसे शुभांशु ने कहा कि आई यूज्ड टू हियर स्टोरीज अबाउट राकेश शर्मा, सो दैट्स हाउ ही गॉट इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग एंड तो आज के जो बच्चे हैं, अगर वो ISS को देख रहे हैं, वहाँ से सुनीता विलियम्स का फुटेज देख रहे हैं, और भी जो हमारे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, हाउ दे लिव, वो वहाँ से पॉडकास्ट करते हैं, वहाँ से ब्लॉग्स लिखते हैं, तो दे इट्स अ डिफरेंट, इट गिव्स आइडियाज़ टू पीपल ना। साइंस के बारे में लोगों की रुचि बढ़ती है, सेंसिटाइजेशन होता है, अवेयरनेस बढ़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपनी छतों पर और बाइनोकुलर से स्पेस स्टेशन को देखते भी हैं। हाँ, वो कुछ पॉइंट्स पे दिखता है, वो दिख भी जाता है। और बहुत, जैसे मैं बता रहा था, कुछ ऐप्स हैं जिनमें हम देख पाते हैं कि अब वो यहाँ पर आ गया है हमारे यहाँ, वो क्या देख पा रहे हैं हम अपने ऐप पे देख सकते हैं। तो अब लोगों के पास ये मौजूद है। यस, बिल्कुल। इसलिए एक दोस्ती सी लगती है कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है वो हमें मालूम चल रहा है, क्या होने वाला है इसमें भी उत्सुकता जाग रही है। बाय द वे, जब स्पुतनिक गया था तब भी वो नेकेड आई से अवेलेबल था, तब भी लोगों ने देखा था उसको, जब वो ऑर्बिट कर, रोमांचक, यहाँ से देखते हैं तो स्काइज भी क्लियर थे, तब इतना पॉल्यूशन नहीं था, नेकेड आई से आप देख सकते थे। आजकल तो हमारा स्टार्स भी हम नहीं देख पाते। तो पर कुछ संस्थाएं हैं जो इस मामले में अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को ले जाते हैं, दिखाते हैं, तो एक अवेयरनेस बहुत बड़ा, इससे मेरे ख्याल से लोगों में बढ़ता है, बिजनेस है। और साइंस में रुचि लोगों की बढ़ती है, तो सारे किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं। मतलब सिंपल लोगों को जानना होता है कि कैसे वो वहाँ रहते हैं, दिन में सोते हैं, क्या करते हैं, कब काम करते हैं, हाउ डू दे कम्युनिकेट, ये सारे लोगों को जानकारी खुद एस्ट्रोनॉट्स देते हैं ना। दैट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर द पीपल। बिल्कुल। और बहुत सालों तक पूछा जाता रहा कि चांद पर फिर कोई इंसान गया क्यों नहीं, इतने साल हो गए, कोई भेज क्यों नहीं रहा। तो जवाब यही मिलता रहा कि करेंगे क्या जाकर अब आगे। लेकिन क्या वाकई कोई गुंजाइश है चांद पर कुछ आगे होने की?
नो दैट्स ए बिग क्वेश्चन कि भाई क्या हम इस जो प्रक्रिया है स्पेस को एक्सप्लोर करने की, उसका कहाँ अंत है? क्या हम हैबिटेट वहाँ बनाएंगे? हम किन किन कहाँ पर प्लैनेट्स पे जा रहे हैं? मार्स पे जा सकते हैं क्या? 9 महीने तो आपको जाने में ही लगेंगे। क्या वो हैबिटेबल है? सबसे बड़ी उसमें है कि भाई आप हैबिटेट, हमें क्या चाहिए रहने के लिए? वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वी नीड फूड, and we need good temperature and water. we need gravitation, we need water. So habitable बनाने के लिए ये सारी ज़रूरतें ज़रूरी होती है। और स्पेस स्टेशन में ये सारा आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, वाटर रिसाइकल करते हैं वो सारी। इट्स नॉट एज इफ यू आर लिविंग इन लग्जरी, कई प्रॉब्लम्स उनके आते हैं। सो ये सारी बातें, कैन वी हैव ए स्पेस स्टेशन, परमानेंट स्टेशन इन ऑन ए मून और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी? तो ये सारी उसमें हमें देखना पड़ेगा कि अफोर्डेबल है, क्या कर सकते हैं। टेक्निकली ऑफ कोर्स यू कैन डू, क्यों नहीं कर सकते, बट क्या उसका क्या रीज़न है, क्या पर्पज़ है? अब बात होने लगेगी कि हम वहाँ के मिनरल्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कैन बी शिफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि कुछ मेडिसिन हैं या कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है जो वहाँ पे इन ज़ीरो ग्रेविटी और लो ग्रेविटी अच्छी तरह से हो सकती हैं। तो वो सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। यही सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि भाई कैन फूड ग्रो, क्या जर्मिनेट हो सकता है, तो किस टाइप का होगा, क्या उसमें सारे वही न्यूट्रिएंट्स होंगे जो यहाँ पर होते हैं। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स ISS या दूसरी जगह पे होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये कहना मुश्किल है कि कब तक हम कर पाएंगे कि लोग हम बचपन से तो सुनते आ रहे हैं ना कि वाकई कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस तरफ, फिल्मों में तो देखा हमने होते हुए, सच में भी कोई प्रोजेक्ट इस तरह चल रहा है। साइंस फिक्शन इज अहेड एक्चुअली। साइंस फिक्शन तो बहुत आगे होता है और वो चीजें सही होती हैं। हाँ, बिना आइडिया आता कि फिल्मों में हो रहा तो यहाँ भी कर सकते हैं। जो क्लार्क ने किया था, जो लिखे हैं वो साइंस फिक्शन से ही आइडियाज हैं जो आज हम देख रहे हैं। स्पेस स्टेशन वाज आल्सो ए साइंस फिक्शन आइडिया। हाँ, तो साइंस फिक्शन को हम हल्के में नहीं लेना चाहिए। द थिंग्स आर अहेड, दे इमेजिन थिंग्स बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज ना, टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज। तो साइंस फिक्शन बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट्स, नो मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे हमने सब पहले हो चुका है फिल्मों में, फिक्शन में हमने देखा है। अब मेरे आखिरी 1-2 सवाल। मंगलयान पर हम पहुंचे, मतलब मंगल पर पहुंच गए फाइनली, और एक खबर जो बड़ी बनकर आई, हेडलाइन बनी, वो ये थी कि इसका बजट 450 करोड़ के आसपास था और 7 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमने 65 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल पर अपना यान भेजा था। ऑटो के किराए से सस्ता था ये। तो इस बात पे भारत की बड़ी तारीफ हुई कि एकदम सस्ता भेजा। और आप तो मेल टुडे से जुड़े हुए थे, है ना? हाँ, तो इतने कम बजट में कैसे संभव हुआ? क्योंकि अभी तक हम यही बात कर रहे थे, रिसोर्सेज नहीं थे, बजट नहीं थे, पॉलिटिकल लोगों को समझाना पड़ रहा है। पर ये तो फिर एक नायाब उदाहरण है दिखाने का, बताने का कि हम सस्ते में भी कर सकते हैं। करने दीजिए बस। तब उसको कहा गया था कि मार्शियन गरीब रथ। यस, हेडलाइन ये थी। यस, नहीं ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हमारे मिशंस हैं और एक नाम है फ्रूगल इनोवेशन, मतलब कम में हम ऐसा इनोवेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी हम फ्लाइट डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा दिन लगेंगे लेकिन फ्यूल कम लगेगा, नो दैट वे। इसीलिए मार्स पे हम छोटे सैटेलाइट्स और छोटे रॉकेट से भी हमने मिशन वहाँ पे भेजा। और कॉस्ट इफेक्टिव हम और भी तरीके में हैं कि भाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग और सैलरीज, वो इसलिए नासा से हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा कम है। तो फ्रूगल इनोवेशन की वजह से, सोचने के तरीके की वजह से है, और हमारा जनरल अप्रोच टू टेक्नोलॉजी है, उन सब की वजह से ये है। बट सम थिंग्स आर कॉस्टली। अगर शुभांशु शुक्ला का जो देखें तो वी आर पेइंग 550 करोड़, जो मंगलयान से ज़्यादा है। So when it comes to commercial, we are paying for the flight. तो $65 million ऐसा बता रहे हैं, 60 to 65 million, जो 550-600 करोड़ है। तो स्पेस कॉस्टली भी है क्योंकि हियर ह्यूमंस आर इन्वॉल्व ना, इसका अलग उसकी रीजंस है। हैबिटेबल होना चाहिए, फूड होना चाहिए, एवरी ग्राम मैटर्स। व्हाट द पर्सनल बिलोंगिंग्स, आप ऐसे नहीं चाहते कि मैं देख किताब ले जाऊँ, एक DVD ले जाऊँ, ऐसा। सो एवरी ग्राम मैटर्स, व्हाट यू टेक ऑन द फ्लाइट ना, ऐसे। बाय द वे, जैसे कि राकेश शर्मा ने कहा था कि वो अपने साथ रविशंकर के म्यूजिक कैसेट्स ले गए थे और वो वहाँ सुनते थे।
तो तब वो ले जा सकते थे, किताब भी वो ले गए थे, एक फिल्म उन्होंने उनको भेंट की थी रशियंस को। सो दैट वाज अ डिफरेंट एरा, यस। अब नहीं। अब भी है, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स ले जा सकते हैं, बट काफी लिमिटेड है। चुनते कैसे हैं सर? अब आप राकेश शर्मा की बात कर रहे थे, रवि की बात हो रही है ना? सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे चुना जाता है कि किसको भेजें? नहीं, सिलेक्शन की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। जैसे कि जब राकेश शर्मा के उसका जिम्मा आईएएफ को दिया गया था, इंडियन एयरफोर्स को, कि आप सेलेक्ट करो, जब एड उनकी निकली थी तो प्रोजेक्ट नहीं लिखा गया था उसमें, ताकि अनस्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए हम अच्छा, बताया नहीं था आपको कहाँ ले जा रहे हैं? अनस्पेसिफाइड प्रोजेक्ट है एंड यू नीड सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स और वो सब था। तो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आईएएफ अप्लाइड। तब उनकी जो कैचमेंट था वो सिर्फ पायलट्स का ही था, इट वाज नॉट ओपन फॉर एवरीबडी। बट नासा का जो प्रोसेस है दैट इज ओपन फॉर एवरीबडी। उनके कई क्राइटेरिया होते हैं, मेडिकल फिटनेस जो डिफाइंड है वो होता है, और गुड इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो लॉट ऑफ PhDs हैव गॉन। कल्पना वाज आल्सो ए PhD, वेरी वेल रेड। सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस में आपका अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो होना चाहिए, एंड सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स वो डिफाइन करते हैं। बाकी देन दे सेलेक्ट करने के बाद फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह वो सब नासा का, सो दे एडवर्टाइज बेसिकली। नासा एडवर्टाइजेस रेगुलरली फॉर एस्ट्रोनॉट, जब उनका कॉर्प कम होता है कि इतने हमें चाहिए, सो दे एडवर्टाइज। सो दैट्स हाउ दे बोथ सुनीता विलियम्स और कल्पना दोनों ने अप्लाई किया था। आई थिंक दे अप्लाइड फॉर 2-3 टाइम्स, तो उसके बाद सेलेक्ट हुए थे। तो अभी देखिए 40-41 साल हो गए ना राकेश शर्मा वाले को, और अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल जा रहे हैं, फ्लोरेशन पर निकलेंगे। एक्सियम 4 नाम है, एक्सियम 4। ओके, ये क्या करने वाला है? मैं चाहूंगा थोड़ा इस बारे में बताइए। अब हम क्या करने वाले हैं इस मिशन में? नहीं, राकेश शर्मा जो गए थे, ही वेंट ऑन ए सोवियत मिशन। हाँ, और तब भी एक स्पेस स्टेशन था सैल्यूट, उस पे वो 7 दिन रहे थे और एक्सपेरिमेंट्स और किया था, देन इट केम बैक। और ये जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो ये रहेंगे वहाँ पे 14 दिन और 4 लोग हैं इसमें। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें एक्सपीरियंस गेन किया जाए स्पेस फ्लाइट में। और इनकी भी काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग चल रही है, 2020 से। पहले रशिया में ट्रेनिंग हुई थी, फिर जो दूसरी टाइप की ट्रेनिंग तो यहाँ पर हुई थी इंडिया में, और उसके बाद 1 साल से ISS के लिए ट्रेनिंग हो रही है। क्योंकि हर मिशन के जो सिस्टम होते हैं वो अलग होते हैं, तो ट्रेनिंग इज़ फॉर स्पेसिफिक सिस्टम। तो रशियन वाज देयर, ऐसा नहीं कि आप जनरल ट्रेनिंग आपने कर ली और फिर किसी भी यान पे चले जाते, ऐसे नहीं। तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज कि भाई हम एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि राकेश शर्मा का एक्सपीरियंस बहुत साल पहले गए थे, टेक्नोलॉजीज काफ़ी बदल गई हैं। सो इसीलिए इनको भेजा गया है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं। अगर आप 14 दिन रहोगे तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे करोगे, हाउ डू यू डू दैट। तो वो भी एक, और कई इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, जो आगे जैसे इंडियन जो मिशन जाएगा गगनयान, उसमें भी वो लोग डिज़ाइन करेंगे। तो अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस उसमें गेन होगा। जैसे फूड का है, किस टाइप का फूड ले जाते हैं, तो उसमें इट्स ए हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब। एवरीबडी, हर आदमी वो स्पेस ग्रेड का फूड नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कुछ दिन तक वो रहना चाहिए, इट शुड हैव राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। सो वो भी एक एक्सपर्टीज़ मानी गई है, तो वो एक हमें एक्सपर्टीज़ मिल रही है। तो इस टाइप की कई अलग अलग जो एक्सपीरियंस है, अपार्ट फ्रॉम हिज ओन फ्लाइंग एक्सपीरियंस, विल गेन दैट। सो दैट इज़ द आइडिया। और इसके आगे तो खैर बहुत सारी योजनाएं भारत की, है ना? 2028 में भी करेंगे, 2035 में भी, 40 में भी, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। इमीडिएट है कि गगनयान जो भारत से अपने यान में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करेगा, दैट इज़ द इमीडिएट गोल, जो अब 2027-28 तक होगा, दैट्स उम्मीद है। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने सतीश धवन, डॉक्टर कलाम, प्रोफेसर यशपाल, है ना, मेनन साहब, IS रंजन, बहुत सारे दिग्गजों के इंटरव्यूज़ किए हैं, है ना, उनके सानिध्य में भी रहे, और इतने सारे ऑपरेशंस हुए, उनको करीब से देखा, लॉन्चिंग्स को देखा। कोई किस्सा जो आपको इतने लंबे पत्रकारिता के करियर के बाद अभी तक याद रह गया हो? तो पत्रकारों के पास बहुत है किस्से। कोई आप सुनाना चाहें आज?
नहीं, बहुत सी बातें हैं, जैसे कि अक्सर ये कहा जाता है कि हर लॉन्च के पहले इसरो के वैज्ञानिक जाकर एक छोटा सा मॉडल चढ़ाते हैं मंदिर में। हाँ, एक रिचुअल सा ही है। और मैंने एक बार एक किसी वैज्ञानिक से पूछा था कि अब क्यों करते हैं। पहले तिरुपति जाते थे। हाँ, और आजकल सुलूरपेट में वहीं एक मंदिर है श्रीहरिकोटा के पास, वहाँ जाते हैं। और मैंने एक बार लिखा भी था कि अब तिरुपति में इतने मॉडल जमा हो गए हैं कि दे कैन स्टार्ट ए साइंस म्यूजियम। तो उनको बुरा लगा था वैसे, बट ही सेड ऑल सी, देखिए इट्स ए रिस्की बिजनेस, सो फेथ लोगों का है, कुछ सुपरस्टिशन भी है। जैसे नासा में भी मैंने सुना है कि कुछ सुपरस्टिशंस हैं। बिफोर एवरी लॉन्च दे पास सम मूंगफली का कटोरा सबको देते हैं, ऐसा कुछ कंट्रोल रूम में ऐसा होता है। अच्छा। और यूरोप में भी कई बार वो होली वाटर उस पर छिड़का जाता है। तो ये कुछ है, मुझे जो एक अजीब लगता है कि एक तरफ हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम तो पर दोनों हाथ मिला के चल रहे हैं। ये बहुत ही मतलब दिलचस्प भी है। दिलचस्प भी है, विरोधाभास तो खोजते रहिए, पर है दिलचस्प। विरोधाभास भी है और दिलचस्प भी है। ऐसा नहीं कि वो कोई उसमें बिलीव करते हैं कर्मकांड में, बट या इट्स एक कस्टम जब एक जो हो सकता है किसी सतीश धवन के टाइम पे नहीं था, उसके बाद जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये उसके बाद शुरू हुआ। जब हो सकता है कि कंसिक्वेंट फेलियर्स हुए, उसके बाद शायद किसी ने शुरू किया हो, पर 90s से ये लगातार चल रहा है। कोई धार्मिक वैज्ञानिक हो, कोई रहा उसने कहा मैं तो हाथ जोड़ के करूंगा भाई, उसके बाद एक कस्टम की तरह चलने लगा। चाहे आप मानो या ना मानो, लोग चलाए जा रहे हैं। अभी भी लास्ट मंथ का भी जो हुआ था, वो उसका एक मॉडल PSLV का पे चढ़ाया गया। तो वाह, कुछ ऐसी बातें हैं जो यू कांट एक्सप्लेन, बट या दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द गेम। और जो वैज्ञानिक हैं वहाँ पे, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। इफ यू टॉक टू देम, बहुत ही सिंपल फैमिली से, हम्बल बैकग्राउंड से, कोई फार्मर का है, कोई दे आर कम फ्रॉम वेरी ऑर्डिनरी सिंपल हम्बल बैकग्राउंड। ये बहुत अच्छा लगता है जो इसरो के जो फ्रूगल कल्चर है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो उनके बैकग्राउंड से रिलेट करता है। ये वैज्ञानिक कहाँ से आते हैं। किसी एक फॉर्मर चेयरमैन ने कहा था कि ऑर्डिनरी इंजीनियर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। ये अगर बहुत सही उन्होंने इसरो का डिस्क्रिप्शन दिया था कि खैर जरूरी नहीं कि वहाँ सारे IIT IIM या आईवी लीग के, दे आर ऑल फ्रॉम तमिलनाडु या जो भी आंध्रा, हर लखनऊ, कहाँ जहाँ कई ऐसे 2 tier 3 tier सिटीज़ के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए वैज्ञानिक। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी। यस। और आखिर में आपकी फेवरेट साइंस फिक्शन फिल्म, कोई नॉवेल, कोई किताब जो आप रिकमेंड करना चाहें? अपनी भी किताब कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि जिनकी इस विषय में रुचि है उन्हें पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए। नहीं, मुझे एक पर्सनली इंटरेस्ट होता है कि हाउ थिंग्स स्टार्ट, कोई भी चीज़ कैसे बनी है। तो द इनोवेटर्स एक बुक है बहुत बड़ी, उनकी आइजैक मैन की। ही इज़ रिटन कई बायोग्राफीज, और वो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई कैसे जो प्री हिस्ट्री की प्रक्रिया होती है, हाउ थिंग्स स्टार्टेड, वो उसमें मिलती है। तो और खैर बायोग्राफीज ऑफ कलाम एंड ऑल पीपल लाइक टू, बिकॉज जो स्पार्क है उसमें, जैसे वो कहाँ से उनको मिला, दैट्स ए इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। आई थिंक पीपल शुड रीड एनी बायोग्राफी, नॉट नेसेसरीली ओनली कलाम। आप किसी भी बायोग्राफी में पढ़े। कि जब भी मैं किसी वैज्ञानिक से मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन साइंस, कैसे आपको इसमें रुचि आई इस फील्ड में आने की। तो उससे कई चीज़ें नई निकल के आती हैं। सो दैट कम्स आउट इन बायोग्राफीज। और एक है स्पेस द इंडिया स्टोरी, प्लीज, दिनेश शर्मा जी की, इसे जरूर पढ़िएगा, ब्लूमसबरी से आई है। इसके अलावा भी आपकी कई किताबें हैं। मेरा इंटरेस्ट मेनली इन द जर्नी ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा है। तो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिस्ट्री लिखी है जो 1947 से शुरू होती है, न कि लिबरलाइजेशन से। सो देयर इज ए प्री हिस्ट्री राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट कंप्यूटर्स अराइव्ड, तो वहाँ से वो शुरू किया था। और इनोवेशन जर्नी मैंने लिखी है कि 100 आइडियाज दैट चेंज्ड इंडिया सिंस 1947। एक हेल्थ पॉलिसीज़ पे भी लिखी है। और हाल ही में
हैदराबाद की टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री पे लिखी है मैंने, बिकॉज आई कम फ्रॉम हैदराबाद. यस, इट्स कॉल्ड बियॉन्ड बिरयानी, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न हैदराबाद. वो मैंने 1-2 इंटरव्यू आपके देखे हैं और Yes. कम से कम 3-4 पॉडकास्ट का मसाला आपके पास मौजूद है. तो आपको कष्ट फिर से देंगे, आप फिर से आइएगा. माय प्लीज. प्लेजर, थैंक यू, इट वाज सो वंडरफुल. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी. बहुत बहुत शुक्रिया इन किताबों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए. और बहुत दिन बाद हमने कोशिश की कि पॉलिटिक्स से अलग और इतिहास से अलग, इंटरनेशनल अफेयर्स से अलग साइंस पर बात की जाए. बहुत पहले हुई थी, आज फिर से हुई है. पॉलिटिक्स था इसमें भी. हाँ, कुछ था. इनफैक्ट मैंने कुछ सवाल पूछे नहीं. एक बार चौधरी चरण सिंह ने, जब दोनों का सिलेक्शन हुआ, रविश मल्होत्रा का भी, वो किस्सा क्या है सुना दीजिए जब आपका मन हो तो. अगर नहीं, दैट वाज अगेन जैसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठते हैं कि भाई उन्होंने एक कास्ट एंगल उठाया था उसमें कि भाई शर्मा बिकॉज ही गॉट सेलेक्टेड, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर, बट हिज मेन जो था कि भाई जो ISRO was denied fund, that was a big of a setback for ISRO at that time, but so that's part of the game. So politics. चरण सिंह साहब कह रहे थे कि ब्राह्मणी क्यों जा रहा है. हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था, पार्लियामेंट में भी कहा है, सो इट्स पब्लिक रिकॉर्ड है वो तो, बट या. पर दूसरा जिसको जाना था उसकी जगह वो मल्होत्रा था. राजनीति भी दिलचस्प है और बहुत बार साइंस भी. दोनों को ही करीब से देखने जानने की जरूरत है, और जुड़े हुए हैं, और अब तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. इनफैक्ट अभी जब हम बहुत बातें करते हैं ड्रोन्स की, रॉकेट्स की, अब तो पूरा युद्ध शिफ्ट हो गया है. नहीं, अभी मस्क और ट्रम्प के बीच में जो चल रहा है, आई मीन ही थ्रेटेंड कि मैं इसको डीकमीशन कर दूंगा, जो रॉकेट सप्लाई. तो और मतलब जब प्राइवेट स्पेस वाले आ रहे हैं तो बहुत अलग तरीके से जुड़ी हुई है. मैंने पॉडकास्ट लंबा नहीं करना चाहा, ऑब्वियसली हो गया, वरना पूछने वाला था कि प्राइवेट प्लेयर्स के क्या रोल हो सकते हैं. मस्क को हम देखते हैं, कई बार डर भी लगता है और कई बार संभावना देख के खुशी भी होती है कि क्या पता ये कुछ और बेहतर कर जाए, क्योंकि किसी की बापौती तो है नहीं, सिर्फ सरकार ही करेगी. बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने धैर्य से सुनने के लिए. मुझे उम्मीद है कई सवाल आपके मन में आए होंगे, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो लिख दीजिए, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं. और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये रस्म हमें भी निभानी चाहिए. ISRO वाले, नासा वाले निभाते हैं, एक रस्म हमें पढ़ाकू नितिन वालों को भी निभानी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया.